तो उसमें है सी सेट का अंतर्वैयक्तिक कौशल क्षमता और अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण या संचार क्या होता है, इसको और निर्णयन और निर्माण तथा समस्या समाधान देख लेंगे हम लोग। इंटरपर्सनल स्किल और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये जो है 3-4 टॉपिक है, इसको हम लोग देख लेंगे। 2-3 घंटे का वीडियो होगा ये, ठीक है। इसमें PYQ भी शामिल होगा, तो इसमें लगभग 20 क्वेश्चन आपका आसपास इससे आता है, और आप इसको करते हैं तो सी सेट में 20 क्वेश्चन आप कंफर्म कर लेंगे इसका, ठीक है। तो थोड़ा समझना इसको है, थोड़ा बारीकी से, ठीक। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं क्या इसमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इंटरपर्सनल स्किल। इंटरपर्सनल क्या होता है, मतलब अंतः व्यक्ति क्या होता है। तो अब देखें, कहीं भी सर्च करेंगे गूगल पे, जब गूगल पे या किसी बुक में अगर देखेंगे तो दोनों के लिए एक ही शब्द लिखा हुआ है। इंट्रापर्सनल के लिए भी वही शब्द लिखा हुआ है और इंटरपर्सनल के लिए भी वही शब्द लिखा हुआ है। तो हिंदी वालों को तो समस्या होती है कि दोनों एक ही लिखा है तो कैसे समझें इसको, मगर इंग्लिश वाले समझते हैं इसको। यहाँ देखिए, तो इंट्रा लिखा है तो ए है, यहाँ पे ई है, ठीक है। यहाँ पे ए है, यहाँ पे ई है। तो इंट्रापर्सनल अंतः व्यक्ति में क्या होता है कि व्यक्ति जो है अपनी खुद की भावनाओं से बात करता है, खुद से बात करता है, खुद के मन से बात करता है। खुद के व्यक्तित्व को समझना, स्वयं से संवाद करना ही अंतः व्यक्ति है। तो जैसे आप हैं, आप अपने सी सेट के बारे में सोच रहे होंगे। अब जब मन में सोचते हैं आप कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कैसे प्रैक्टिस करेंगे, कहाँ से इसको पढ़ेंगे, किस तरह से इसको एग्जाम में हम टैकल करेंगे, ये समस्या आ रही है, कोई पारिवारिक समस्या या कोई भी समस्या आपके जीवन में, आप उसको कैसे समाधान करते हैं, तो वह इंट्रापर्सनल में आता है। इंट्रापर्सनल या अंतः व्यक्ति के अंदर, ठीक है, अंतः व्यक्ति का आता है या व्यक्ति के अंदर आता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, मन अपनी भावनाओं को समझना, उस भावनाओं का आत्म प्रबंधन करना, इमोशनल इंटेलिजेंस जो आता है वो इंट्रापर्सनल में आता है। और एक होता है इंटरपर्सनल। तो इंटरपर्सनल, तो अब इंटरनेशनल सुने होंगे, इंटरनेशनल तो होता है कि अंतर्राष्ट्रीय। तो उसमें क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय मतलब कि कई देशों का समूह, अंतर्राष्ट्रीय। उसी तरीके से ये भी है, इंटरपर्सनल मतलब होता है कई लोगों के बीच जो संवाद होता है, एक से अधिक लोगों के बीच जो संवाद होता है, उसको अंतर्वैयक्तिक कौशल कहते हैं। अंतर्वैयक्तिक, इसमें आसमानी र है, अंतर्वैयक्तिक कौशल कहते हैं इसमें। तो दूसरे से बातचीत से जुड़ा होता है ये। और संचार, सहानुभूति, टीम वर्क और ऑर्गेनाइजेशन में कैसे बात करते हैं, किसी समाज में, किसी संगोष्ठी में कैसे बात करते हैं, ये सारा जो है इंटरपर्सनल स्किल में आता है। इंट्रा में है खुद के मन से बात करना, खुद मन ही मन बात करना, खुद मन ही मन बात करना। और इंट्रापर्सनल में दूसरे व्यक्तियों से बात करने की क्षमता। तो हम लोग जो आप जो है UPPCS की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जो है बड़े अधिकारी बनेंगे। तो अधिकारी का काम क्या होता है, खुद से बात करना नहीं होता, उनको लोगों से जुड़ना होता है, लोगों के लिए काम करना होता है, ठीक है। और जो है लोगों के नौकरशाही, इसी से नाम है कि लोगों के नौकर होते हैं। जो भी PCS अधिकारी, IAS अधिकारी जो भी बनते हैं, सब जितने भी हमारे देश की जनता है उसके सबके नौकर होते हैं वो लोग। तो नौकर का काम क्या होता है, तो सबसे बातचीत करना, ठीक है। तो अधिकारी क्या है, सबकी फरियाद सुनेगा और उसका सोल्यूशन निकालेगा, या फिर उसका व्यक्तियों से जुड़ना इसमें मेन काम रहेगा। तो आपको इंटरपर्सनल स्किल आनी चाहिए, अंतर्व्यक्तिक कौशल आना चाहिए आपको, तभी आप दूसरे से एक अच्छा संवाद कर सकते हैं, कोई समाधान कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटरपर्सनल स्किल, तो इसी को पढ़ना है हमको, इंटरपर्सनल स्किल को पढ़ना है, इंट्रा को नहीं पढ़ना हमको, इंटरपर्सनल स्किल को पढ़ना है। तो अब देखते हैं क्या होता है आगे, क्या है इसमें। तो एक इसी से पूछ लिया था कि अंतर्व्यक्तिक कौशल को और क्या कहते हैं, तो पारस्परिक कौशल कहते हैं उसको। पारस्परिक मतलब होता है एक दूसरे के साथ, एक से अधिक व्यक्तियों के बीच जब कोई बातचीत होती है तो उसको कहते हैं पारस्परिक बातचीत हुई है, ठीक है। तो इंटरपर्सनल स्किल में या अंतर्व्यक्तिक इस कौशल को हम पारस्परिक कौशल या क्षमता भी कहते हैं, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, एक बार एग्जाम में पूछा था, एक बार अंतर्व्यक्तिक कौशल पूछा, फिर दूसरे एग्जाम में पूछा पारस्परिक कौशल क्या है, तो वो इंटरपर्सनल स्किल का ही रूप है, ठीक है। अगला इसमें कि अंतर्व्यक्तिक कौशल क्या है, तो ये इंट्रापर्सनल है, इंट्रापर्सनल के बारे में बात कर रहा है। इंट्रापर्सनल बुकों में कहा था ना कि एक ही लिखता है, ऐसे ही लिखता है। ये अंतः व्यक्ति होना चाहिए, अंतः व्यक्ति यहाँ पे होना चाहिए। तो ये अंतर्व्यक्तिक कौशल क्या है, तो लिखा है कि अंतर्व्यक्तिक कौशल या शब्द का अर्थ किसी व्यक्ति के भीतर, अंतर्व्यक्तिक कौशल में किसी व्यक्ति की स्वयं की भावनाओं को समझ शामिल होती है, और यह अंतर्व्यक्तिक बुद्धिमत्ता का एक हिस्सा होता है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का हिस्सा होता है कि वो व्यक्ति जो है अपनी समस्याओं को किस तरीके से दूर करता है, किस तरह से अपने आप को समझता है, उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अगला कि जिस तरह से आप खुद को समझते हैं, तनाव से निपटते हैं, अपनी भावनाओं, लक्ष्यों, निराशाओं आदि को प्रबंधित करते हैं, उसे आपको क्षमताओं का सेट स्थापित करने में मदद मिलती है, जिसका उपयोग आप बाद में दूसरों के साथ अपने संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो जब आप खुद सुलझे हुए व्यक्ति हैं, तो आप दूसरे से किसी से भी बात करेंगे तो उसकी समस्याओं को आप समाधान कर देंगे। आप खुद ही टेंशन में हैं तो कोई दूसरा आपसे कोई भी समस्या का समाधान लेके आए, समाधान कराने के लिए कोई
क्वेश्चन पूछेगा आपसे तो आप सही से उत्तर दे नहीं सकते, तो आप दूसरों के साथ अपना अच्छे संबंध नहीं बना सकते। मगर जब आप पहले से एक जिस तरह से आप अपने आप को समझ रहे हैं, तनाव से निपटे हैं, अपनी भावनाओं को समझे हैं, लक्ष्यों और निराशाओं आदि को प्रबंधित करते हैं, तो उससे आपकी क्षमताओं का सेट स्थापित करने में मदद मिलती है, जिसका उपयोग आप बाद में दूसरों के साथ संबंधों में कर सकते हैं। दूसरे के साथ संबंधों में जो आपने अपने अंदर जो सुगमता लाए हैं, या जो उसको आप सुलझ गए हैं अपने अंदर से, तो आप दूसरों के साथ या इंटरपर्सनल स्किल जब ये आपकी डेवलप होगी, इंटरपर्सनल स्किल डेवलप होगी, क्योंकि आप दूसरों से के साथ संबंध को स्थापित करने में सक्षम हो जाएंगे। ठीक है। तो अगला इसमें कि पारस्परिक कौशल वे क्षमताएं हैं, पारस्परिक कौशल के बारे में आ गया, तो वही अब इंटरपर्सनल स्किल चल रहा है। इंटर है वो इंट्रा ऊपर देखें हम लोग, ये पॉइंट जो देखें इंट्रापर्सनल का था, ये पहला जो दूसरा पॉइंट है ये वाला और ये वाला, ये जो है इंट्रा का था, इंट्रापर्सनल अंतर व्यक्ति, खुद जो व्यक्ति अपने आप को मैनेज करता है उसके लिए था। अब आगे जो पारस्परिक कौशल क्या होता है, तो पारस्परिक कौशल वे क्षमताएं हैं जिसका उपयोग हम दैनिक आधार पर व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों में दूसरों के साथ संचार और बातचीत करते समय करते हैं। तो यहाँ पे लिखना होगा इंटरपर्सनल स्किल, इंटरपर्सनल स्किल। ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो ये जो है, जो अभी हम लोग अंतर व्यक्ति जो कौशल पढ़ रहे थे, तो उसी का ये भाग है जो ऊपर देख रहे हैं। तो पारस्परिक कौशल वे क्षमताएं हैं जिसका उपयोग हम दैनिक आधार पर व्यक्तिगत खुद के और समूह दोनों में दूसरों के साथ संचार और बातचीत करते समय करते हैं, उसको हम पारस्परिक कौशल कहते हैं या इंटरपर्सनल स्किल कहते हैं। ठीक है। अगला कि वे क्षमताओं की एक विस्तृत श्रृंखला को आच्छादित करता है, लेकिन विशेष रूप से प्रभावी बोलने, लिखने जैसी संचार क्षमताओं को, उनमें किसी की भावनाओं को संभालने और नियंत्रित करने की क्षमता भी शामिल है। दूसरी ओर अंतर्व्यक्तिक कौशल आपके स्वयं के साथ आपके रिश्ते को दर्शाता है। तो अंतर्व्यक्ति का अंत होगा, ये अंतर नहीं होगा यहाँ पे, अंत व्यक्ति या इंटरपर्सन की बात कर रहा है, इंट्रा की बात कर रहा है, और ऊपर जो बात किया है, ये जो बात किया है इंटरपर्सन के बारे में बात किया है। तो ठीक है, तो इंट्रा के बारे में खुद के ये है, इतना है। दूसरी ओर अंत व्यक्ति कौशल अपने आपके स्वयं के साथ अपने रिश्ते हैं। मगर जो इंटरपर्सनल स्किल है या पारस्परिक कौशल जो क्या है कि वे क्षमताओं की एक विस्तृत श्रृंखला है को अनाच्छादित करता है या कवर करता है, लेकिन विशेष रूप से प्रभावी बोलने वाला है या लिखने वाला है, ऐसी क्षमताएं अगर आपके अंदर हैं तो उनमें किसी भी भावनाओं को संभालने, आप अच्छा वक्ता हैं तो आप किसी भावनाओं को आप संभाल सकते हैं और उसको नियंत्रित करने की, भीड़ को नियंत्रित करने की क्षमताएं आपके अंदर डेवलप हो जाती है, क्षमता शामिल होती है। ठीक है। तो ये इंटरपर्सनल के बारे में है। तो इंटरपर्सनल जो है वो दूसरों के साथ बातचीत के लिए यूज होता है, और इंट्रापर्सनल जो होता है खुद के अंदर की बातचीत, खुद के रिश्ते की बात, खुद के इमोशन की बात होती है। ठीक है। तो हमको इंट्रा पढ़ना, याद रखिएगा, इंटर स्किल हमको पढ़ना है, इंट्रा नहीं पढ़ना, हमको इंटर स्किल पढ़ना है। ठीक है। इंट्रा इसको नहीं पढ़ना, हमको इसका यूज करके हम जो है सुलझे हुए व्यक्ति बनेंगे। मगर एग्जाम में हमको पूछेगा इंट्रापर्सनल स्किल के बारे में, इंटरपर्सनल स्किल पूछेगा, इंटरपर्सनल। ठीक है। तो ये समझ गए होंगे, थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है मगर इसको थोड़ा समझिएगा ध्यान से। ठीक है। इंट्रा और इंटर। ठीक है। अगला है कि आपकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता और आपकी इच्छाओं, लक्ष्यों और विचारों को दूसरे तक प्रभावी ढंग से संप्रेषित करने की आपकी क्षमता में को सुधारता है। आपकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता जो है, आपका जो है इमोशनल इंटेलिजेंस जो है, आपकी इच्छाओं, लक्ष्यों और विचारों को दूसरे तक प्रभावी ढंग से संप्रेषित करने की आपकी क्षमता में सुधार करता है। ठीक है। टीम वर्क, नेतृत्व, आत्मविश्वास आदि के लिए पारस्परिक क्षमताओं की आवश्यकता होती है। तो ये जो है इंटर स्किल के बारे में बता रहा है, इंटरपर्सनल स्किल। ये भी है कि इंटरपर्सनल स्किल आपकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता और आपकी इच्छाओं, लक्ष्यों और विचारों को दूसरे तक प्रभावी ढंग से संप्रेषित करने की आपकी क्षमता में सुधार करते हैं। और टीम वर्क, नेतृत्व और आत्मविश्वास आदि के लिए पारस्परिक क्षमताओं की आवश्यकता होती है, लेकिन आप ऐसे गुण तब तक प्रस्तुत नहीं कर सकते जब तक आपके पास ठोस अंतर व्यक्ति कौशल ना हो। तो ठोस अंतर व्यक्ति कौशल मतलब ये है कि आप खुद से ही सुलझे हुए ना हो, आपका खुद का मन शांत ना हो, तब तक आप जो है इंटरपर्सनल स्किल में सही नहीं हो सकते। ठीक है। इंटरपर्सनल स्किल में तभी आप सही होंगे जब आपका इंट्रापर्सनल स्किल सही होगा। इंट्रा जब सही होगा तभी आप इंटर में सही से काम कर सकते हैं, इंटर में ठीक से एक अच्छा वक्ता और अच्छा संप्रेषक बन सकते हैं। टीम वर्क में आप अच्छा नेतृत्व कर सकते हैं, आत्मविश्वास आपके अंदर आ सकता है, क्षमताओं में वृद्धि हो सकती है आपकी जब आपका इंट्रापर्सन या अंतः व्यक्तिक कौशल अच्छा है, आपके अंदर का जो कौशल है वो अच्छा है, तभी आप एक इंटरपर्सनल या समाज में बोल सकते हैं, बैठ सकते हैं और किसी को सलाह दे सकते हैं। तो ये बात समझिएगा। ठीक है।
अंतर्व्यक्तिक बुद्धिमत्ता मजबूत अंतर्व्यक्तिक कौशल का दूसरा नाम है। तो अंतर्व्यक्तिक बुद्धिमत्ता जो है मतलब इमोशनल जो इंटेलिजेंस है आपका, अगर अंतर्व्यक्तिक बुद्धिमत्ता मजबूत है तो अंतर्व्यक्तिक कौशल का दूसरा नाम यही है। अंतर्व्यक्तिक बुद्धिमत्ता मजबूत अंतर्व्यक्तिक कौशल का दूसरा नाम है। समझ रहे हैं बात को? तो अंतर्व्यक्तिक जो बुद्धिमत्ता की मजबूती जो है अंतर्व्यक्तिक कौशल का दूसरा रूप है। अच्छे अंतर्व्यक्तिक कौशल होने से आप सीखते हैं कि आप अपनी एकाग्रता पर ध्यान केंद्रित करना है, उद्देश्य या लक्ष्य को निर्धारित करना है और तर्क के साथ समस्याओं को सोचना और हल करना है। ठीक है, तो इंट्रापर्सनल स्किल जो है तो उसमें आप जो है बुद्धिमत्ता मजबूत है, अगर इंटरपर्सनल स्किल की अगर बुद्धिमत्ता मजबूत है तो वो है जो इंटरपर्सनल कौशल का ही दूसरा नाम है, तभी आप जो है अच्छा कौशल दिखा सकते हैं उसमें। ठीक है, जब चीज़ें योजना के अनुसार नहीं होती तो आप जानते हैं कि एक बुद्धिमान या स्मार्ट सोच समझकर की गई रणनीति के साथ कैसी प्रक्रिया देनी है जो अनुकूल परिणाम की ओर ले जाती है। ठीक है, अगला इसमें कि उनका विकास दृष्टिकोण व्यक्तियों को अनुकूलनीय रहने, नए विचारों के लिए खुला रहने और समस्याओं के नवीन समाधान खोजने के लिए उत्सुक रहने की अनुमति देता है। उनकी प्रेरणा भीतर से उत्पन्न होती है और दूसरों के लिए संक्रामक है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप इंग्लिश वाला जरूर पढ़ेंगे कि इंटरपर्सनल पूछ रहा है कि इंट्रापर्सनल पूछ रहा है, तभी जो है इसमें जो है जो एग्जाम में सही से इसका सोल्यूशन आप कर पाएंगे। और सिर्फ हिंदी को लेकर चलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला कि आपके अंतर्व्यक्तिक कौशल आपके अपने विचारों और प्रेरणाओं के बारे में जागरूकता के साथ साथ इस बात की जागरूकता में से निर्देशित होते हैं कि दूसरे आपको कैसे देखते हैं। ठीक है, तो आपको जो इंट्रापर्सनल स्किल जो है इंटरपर्सनल कौशल जो है आपका क्या करता है, तो आपके विचारों और प्रेरणाओं के बारे में जागरूकता के साथ साथ इस बात को भी जागरूकता से निर्देशित करता है कि दूसरे आपको कैसे देखते हैं। ठीक है, नियमित लगातार फीडबैक आपको नौकरी में खुद को प्रस्तुत करने के तरीके को बदलने में मदद करता है ताकि अन्य लोग आपकी आंतरिक प्रतिभा को देखें। रचनात्मक प्रतिक्रिया आपको विकास के दृष्टिकोण को अपनाने और सफलता के लिए आंतरिक और बाहरी दोनों बाधाओं पर काबू पाने में सहायता करती है और आपको संदेह का उत्तर देने में मदद करती है कि अंतर्व्यक्तिक कौशल क्यों महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं कि अंतर्व्यक्तिक कौशल क्यों महत्वपूर्ण है। अंतर्व्यक्तिक कौशल क्या है, इसको देखते हैं। तो अंतर्व्यक्तिक कौशल किसी व्यक्ति के विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को समझने और प्रबंधित करने की क्षमता को संदर्भित करता है। इन कौशल में आत्म जागरूकता, आत्म प्रतिबिंब और व्यक्तिगत विकास शामिल है। अंतर्व्यक्तिक कौशल में भावनात्मक बुद्धिमत्ता, आत्मविश्वास, अनुकूलनशीलता, निर्णय लेने, आत्म प्रेरण, आत्म व्यक्तिक संचार जैसे और समय प्रबंधन जैसी कई जो क्षमताएं शामिल है। अंतर्व्यक्तिक कौशल विकास करने से व्यक्तियों को अपनी शक्तियों, कमजोरियों और मूल्यों के अंतर्दृष्टि प्राप्त की अनुमति मिलती है जिससे वे बेहतर विकल्प चुन सकें। तो जो है इंट्रापर्सनल इंटर नहीं है के बारे में बात कर रहा है कि क्या है ये। तो इंट्रापर्सनल के बारे में पूरा दिया है। इंटरपर्सनल एक दूसरे से बातचीत वाला मामला नहीं है, ये अपने अंदर बातचीत करने वाला मामला है। तो इंट्रापर्सनल के बारे में पूरा दिया हुआ है। ठीक है, इसमें है कि अंतर्व्यक्तिक कौशल किसी व्यक्ति के विचारों, भावनाओं और व्यवहारों, जिसको ऊपर हमने समझ के हम लोग आए हैं, को समझने को प्रबंधित करने की क्षमता को संदर्भित करता है। इस कौशल में आत्म जागरूकता, खुद की जागरूकता, आत्म प्रतिबिंब, व्यक्तिगत विकास शामिल है। अंतर्व्यक्तिक कौशल में भावनात्मक, इमोशनल इंटेलिजेंस, आत्मविश्वास, अनुकूलनशीलता, निर्णय लेने, आत्म प्रेरण और अंतर्व्यक्तिक संचार और समय प्रबंधन जैसी कई प्रकार की दक्षताएं जो है इसमें शामिल होती हैं। तो अंतर्व्यक्तिक कौशल के बारे में यही था। ठीक है, तो दोनों की इसमें कहीं तुलना भी किया है। जैसे पारस्परिक वाले में यहाँ पे देखेंगे तो आप इंटरपर्सनल की तुलना किया था और यहाँ पे इंट्रापर्सनल का पूरा जो है डेफिनेशन दिया है। आगे हम लोग चलेंगे तो देखेंगे कि किस तरीके से इंटरपर्सनल को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे हम लोग। ठीक है, और इसको देखें कि इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति के भीतर, तो इंट्रा का है इंट्रापर्सनल के व्यक्ति के भीतर की बात इंट्रापर्सनल करता है। अंतर्व्यक्तिक बुद्धिमत्ता किसका दूसरा नाम है, तो अंतर्व्यक्तिक बुद्धिमत्ता किसका दूसरा नाम है, तो ये देखिए, तो अंतर्व्यक्तिक कौशल का दूसरा नाम है, यही पूछा है। तो अंतर्व्यक्तिक बुद्धिमत्ता जो है का दूसरा नाम है मजबूत अंतर्व्यक्तिक कौशल। अंतर्व्यक्तिक कौशल संदर्भित करता है कि विचार, भावनाओं और व्यवहारों को, अंतर्व्यक्तिक जो कौशल है वो आपकी विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को संदर्भित करता है। अंतर्व्यक्तिक संबंधों के निर्माण में कौन सा समस्या उत्पन्न कर सकता है, तो अंतर्व्यक्तिक संबंधों में अगर जो है मतलब कि इंटरपर्सनल स्किल में क्या जो है बाधा उत्पन्न कर सकता है, शर्मिलापन।
तो आप शर्मीले व्यक्ति हैं, तो आपके जो है एक दूसरे से बातचीत करने में, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में गए हैं, शर्मा रहे हैं आप, तो वहाँ पे इंटरपर्सनल स्किल आपकी गड़बड़ हो सकती है, उसमें बाधा आ सकती है। ठीक है, अगला है अंतर व्यक्ति कौशल के उदाहरण। ठीक है, तो एक बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, कि इसमें जो है इंट्रापर्सनल के बारे में बातचीत चल रही है तभी से। ठीक है, अगर इंटरपर्सनल स्किल हम आगे पढ़ेंगे, और इस टॉपिक में अभी भी जो है इंट्रापर्सनल जो है व्यक्ति के अंदर की जो क्षमता है उसके विकास की बात यहाँ पे चल रही है। ठीक है, तो ऊपर थोड़ा कुछ तुलनाएं दी थी जहाँ पे आपको कंफ्यूजन हुआ होगा कि इंटरपर्सनल की बात हो रही है कि इंटरपर्सनल की। तो यहाँ पे देखिए पारस्परिक कौशल जो है, कौशल वे क्षमताएं हैं जो इनका उपयोग हम दैनिक आधार पर व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों संचार में कर सकते हैं। तो इंटरपर्सनल की बात यह है, पारस्परिक कौशल जो है इंटरपर्सनल की बात है। समझ रहे हैं बात को। और बाकी जो है आपकी जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता जो है ये इंट्रा है, अंतर व्यक्तिक है। तभी इस टॉपिक, इस वाले जो पीडीएफ में अभी जो अब जहाँ तक देखेंगे हम बताएंगे आपको, जितना हम देख रहे हैं सब ये इंट्रा पर्सनल के बारे में देख रहे हैं, खुद के अंदर के कैसे भावनाओं को मैनेज करें उसके बारे में हम इसको समझ रहे हैं। ठीक है, अंतर व्यक्तिक कौशल जो है खुद के, उसमें इंट्रा पर्सनल में देख रहे हैं हम लोग भी। इंट्रा पर्सनल में इंटर वाला आगे होगा, इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन जब होगा, तो कम्युनिकेशन जब पढ़ेंगे तो उसमें हम इंटर पर्सनल, जिसमें इंटरपर्सनल मतलब कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच के बारे में जो बातचीत होगी किस तरह से प्रभावी होगी, क्या होगी, उसको हम लोग समझेंगे। अभी हम लोग अंतर व्यक्तिक देख रहे हैं, तो अंतर व्यक्तिक कौशल के उदाहरण क्या क्या हैं। तो इंट्रापर्सनल जो कौशल है, स्किल है, उसके उदाहरण क्या क्या हैं। तो पहला अनुकूलनशीलता। तो अनुकूलनशीलता अप्रत्याशित नए और तेजी से बदलते परिवेश से निपटने की क्षमता और प्रेरणा से संदर्भित करता है। तो अनुकूलता मतलब एडॉप्टेशन होता है किसी चीज़ का, कि कैसे आप किसी चीज़ को एडॉप्ट करते हैं। जैसे जैसे परिवेश बदलता है, टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसको किस तरह से एडॉप्ट करते हैं, उसी को अनुकूलनशीलता कहते हैं। ठीक है, जैसे संकट की परिस्थिति का सफलतापूर्वक जवाब देना, नई भूमिकाएं, प्रौद्योगिकी और प्रक्रियाओं को प्राप्त करना, ये अनुकूलनशीलता में आता है, जो है एडॉप्टेबिलिटी आती है। तो नौकरी के तनाव से निपटना, अलग अलग व्यक्तित्वों, व्यवहार पैटर्न और संस्कृतियों को अपनाना, और कई अलग अलग कार्य स्थिति के लिए शारीरिक सहन शक्ति, ये सभी जो है अनुकूलता के उदाहरण हैं। और यहाँ पर एक अंतर व्यक्तिक कौशल का उदाहरण है। इंट्रापर्सनल का उदाहरण यही है कि आप किस तरह से अपने आप को अनुकूल कर रहे हैं किसी भी परिस्थिति के लिए, इसके बारे में। ठीक है, ये बात समझिएगा। ये जो ये बॉक्स वाला ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी बात को समझिएगा कि ये है कि किसका अर्थ किसी व्यक्ति के भीतर है। तो किसी व्यक्ति के भीतर अंतर व्यक्ति पर्सनल, इंट्रापर्सनल है ये। अंतर व्यक्ति की बुद्धिमत्ता का दूसरा नाम क्या है। तो इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस का दूसरा नाम क्या है। तो सॉलिड इंट्रापर्सनल स्किल उसी का उदाहरण है। अंतर व्यक्तिक कौशल संदर्भित करता है। तो इंट्रापर्सनल जो कौशल है, स्किल है, वो क्या संदर्भित करता है। तो विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को संदर्भित करता है। अंतर व्यक्तिक जो संबंध के निर्माण में कौन सा समस्या उत्पन्न कर सकता है। तो ये जो है शर्मिलापन कर सकता है। तो इस बात को याद रखिएगा। अगला है इसमें कि अब इसमें देखे थे हम लोग कि अंतर व्यक्तिक कौशल के उदाहरण में पहला था अनुकूलनशीलता। ठीक है, दूसरा इसमें है लचीलापन। दूसरा जो लचीलापन या फ्लेक्सिबिलिटी जिसको कहते हैं। तो लचीलापन प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने पर सफलतापूर्वक अनुकूल करने और तेजी से वापसी करने की क्षमता है लचीलापन। मतलब कि आप में तुरंत बदलाव हुआ, लचीला हो, किसी परिस्थिति के लिए तुरंत लचीला हुए, फिर दूसरी परिस्थिति आई तो फिर उसके अनुसार ढल गए। तो परिस्थितियों के अनुसार ढल जाना या परिस्थितियों का सामना करना डट के, अलग अलग परिस्थितियां आएंगी तो अलग अलग तरीके से आपका जो है व्यवहार होगा। जैसे एक अभिनेता होता है, वो लचीला होता है, किसी रूप में उसको ढाल दीजिए, उसी आप में अपना अभिनय करेगा, तो वो लचीलापन, वही वाला लचीलापन आप अपने अंदर लाइए। तनाव का तरीके से प्रकट हो सकता है। तनाव कई तरीकों से प्रकट हो सकता है, जिसमें परिवार या रिश्ते के मुद्दे, प्रमुख स्वास्थ्य मुद्दे, कार्यस्थल के मुद्दे, यहाँ तक कि पैसे के मुद्दे जो है तनाव जो है प्रकट कर सकते हैं। मगर इसका जो है आप लचीलापन अगर आपके अंदर है तो आप इस सबको मैनेज कर लेंगे। ठीक है, लचीलापन विकसित करने से आपको बदलावों को अपनाने और असफलताओं, निराशाओं, तनाव और नुकसानों से उबरने में मदद मिलती है। जब आप फ्लेक्सिबल इंसान होते हैं तो आप किसी भी परिस्थिति को अडॉप्ट करने के लिए सहज हो जाते हैं। अगला है कि हम अपनी प्रतिक्रिया के आधार पर लचीलापन बना सकते हैं। हम चिंता और निराशावाद के साथ प्रतिक्रिया कर सकते हैं, या हम शांत और तर्कसंगत रह सकते हैं और स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं और समाधान निकाल सकते हैं उसका। ठीक है, यह हमेशा आप पर निर्भर करता है कि आप कैसी प्रतिक्रिया देते हैं और जिससे आपका लचीलापन विकसित होता है। ठीक है, तो लचीलापन समझ गए होंगे। फ्लेक्सिबिलिटी किसी परिस्थिति के लिए किस तरीके से तैयार है, उसी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अगला है टाइम मैनेजमेंट या समय प्रबंधन। तो एक व्यक्ति समय प्रबंधन जो करता है, किस तरीके से करता है अपने अंदर।
संवादात्मक क्षेत्रों के बीच अपने समय को व्यवस्थित और प्रबंधित करने का अभ्यास समय प्रबंधन रूप में जाना जाता है। बाधाओं या तंग समय सारणी का सामना करते हुए अच्छा समय प्रबंधन आपको किसी कार्य को एक विशेष समय सीमा के भीतर पूरा करने की अनुमति देता है। तो समय प्रबंधन से आप जो है किसी भी कोई आपको कार्य मिला है, कोई प्रोजेक्ट मिला है और उसकी डेडलाइन में मिली हुई है, तो डेडलाइन के भीतर आप तब कर सकते हैं जब आप बाधाओं से तंग समय में को अच्छे से सुलझा चुके हैं अपने जीवन को, ठीक है, और कई समस्याओं को हल कर चुके हैं समय प्रबंधन के हिसाब से। तो उसमें जो है आपको ये आपको आगे मजबूत बनाएगा। किसमें? जब आप कोई प्रोजेक्ट करेंगे, कोई काम करेंगे, तो एक तय सीमा के अंदर आप कार्य कर सकते हैं, ठीक है। मजबूत समय प्रबंधन क्षमताएं आपकी अपनी प्रतिष्ठा में सुधार करने और अपने पेशे में आगे बढ़ने में मदद करती है। जहां आपको अपनी समय सारणी और समय सीमा का प्रबंधन होता है, तो आप जो है कहीं भी पेशे में जो भी आप कार्य करते हैं, जो भी आपका पेशा हो, उसमें आप आगे बढ़ते हैं, आपको प्रतिष्ठा मिलती है कि आपने समय के अंदर ही कार्य कर दिया। अब कोई व्यक्ति आप पे भरोसा कर सकता है, विश्वास कर सकता है, ठीक है। कार्य योजना बनाते समय प्रभावी समय प्रबंधन के लिए अच्छी नियोजन क्षमताओं और प्राथमिक निर्धारक की आवश्यकता होती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आप अपनी जिम्मेदारियों के बारे में एक संगठित दृष्टिकोण बना और लागू कर सकें। अंतर्व्यक्तिक कौशल क्या है? तो अंतर्व्यक्तिक कौशल क्या है देखे थे, तो वे सॉफ्ट कौशल हैं जिन्हें आप विकसित करना सीख सकते हैं और किसी भी स्थिति में ला सकते हैं इसको, अपने इंट्रापर्सनल को। आपके अंतर्व्यक्तिक कौशल आपके अपने विचारों और प्रेरणाओं के बारे में जागरूकता के साथ साथ इस बात का भी अंतर्दृष्टि से निर्देशित करता है कि दूसरे आपको कैसे देखते हैं, ठीक है। तो ये भी जो इंट्रापर्सनल है उसके बारे में बता रहा है कि कौशल क्या होता है। तो दूसरे आपको कैसे देखते हैं, ये भी आपका एक अपने इंट्रापर्सनल का ही एक भाग है, ठीक है। अगला है स्व प्रबंधन या सेल्फ मैनेजमेंट कैसे करते हैं आप। तो अंतर्व्यक्तिक कौशल में इंट्रापर्सनल स्किल का उदाहरण टीमों में काम करने, स्वयं के रूप से काम करने, स्वतंत्र रूप से काम करने और आत्म प्रेरित और आत्म जागरूक होने की क्षमता, और जिसे आत्म प्रबंधन के रूप में जाना जाता है। नई कार्य संबंधित जानकारी और दक्षताओं को सीखने की इच्छा और क्षमता स्वयं प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है। यदि आप स्वयं की अपनी अंतर्व्यक्तिक प्रतिभा को सुधारना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले आपको आत्म जागरूक होना होगा, ठीक है। तो ये जो है आपके अंदर के जो स्व प्रबंधन है, मतलब इंट्रा पर्सनल जो स्किल है, आपकी इंट्रा पर्सनल स्किल है, उसको अगर सुधारना है, आप अपनी प्रतिभा को सुधारना चाहते हैं, तो आपको स्वयं के प्रबंधन को मजबूत करना होगा, ठीक है। तो ये पूरा बात है इसमें है कि जानबूझकर अपने विचारों, इच्छाओं और भावनाओं तक पहुंचने की हमारी क्षमता व्यवहार विनिमय में सहायता कर सकती है। इसका हमारे प्रदर्शन के साथ साथ दूसरे लोग हमें कैसे मानते हैं उस पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। आपका जो है सेल्फ मैनेजमेंट, ठीक है। आत्मसम्मान, तो किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत मूल्य की समग्र भावना को आत्मसम्मान कहते हैं। तो किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जो मूल्य हैं उसको अगर कोई ठेस पहुंचाता है, तो कहते हैं कि हम हमारे मूल्य को ठेस पहुंचाया, हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया है। इससे दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि आत्मसम्मान का वर्णन इस रूप में किया जा सकता है कि आप स्थिति की परवाह किए बिना खुद को कितने महत्व देते हैं और पसंद करते हैं। यह प्रेरणा को भी प्रभावित करता है क्योंकि जिन लोगों की आत्म छवि स्वस्थ सकारात्मक होती है, वे अपनी क्षमताओं के बारे में अधिक जागरूक होते हैं और नई चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। आप अपने आत्मसम्मान को बढ़ावा देने के लिए स्वयं के प्रति दयालु होने का प्रयास करें, और यदि आप कोई गलती करते हैं तो आप किसी भी नकारात्मक विचारों का सामना करने का प्रयास करें, ठीक है। अगला अंगूठे का एक सभ्य नियम। अंगूठे का एक सभ्य नियम है कि आप अपने आपसे ही ऐसी बात कर सकते हैं जैसे कि आप अपने दोस्तों या अपने किसी व्यक्ति से बात कर रहे हों जिसे आप पसंद करते हैं, ठीक है। यदि गैर संज्ञानात्मक कौशल है जो कि स्कूल में नहीं सिखाया जाता है, इसके बजाय वे आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण के साथ साथ आप खुद को जानने के समान कैसे प्रस्तुत करते हैं, इसके निरंतर पुनर्लेखन का परिणाम होता है। इसके अलावा तकनीकी ज्ञान की तरह अंतर्वैयक्तिक क्षमताएं आपके पेशेवर टूलकिट का एक महत्वपूर्ण पहलू हैं। तो भाई किसी चीज़ में कहीं भी आप अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो आपको अंतर्व्यक्ति जो इंट्रापर्सनल कौशल है उसको आपको क्षमता एकदम मैक्सिमम लेवल पर करनी चाहिए, जिसमें कि आपका समय प्रबंधन, आत्मसम्मान, लचीलापन और आपके अंदर अनुकूलनशीलता हो, ठीक है। अगला है कि अंतर्व्यक्तिक कौशल का विकास कैसे होता है। जो अंतर्व्यक्तिक कौशल है या इंट्रापर्सनल स्किल है, इसका विकास कैसे होता है। इंट्रापर्सनल स्किल का विकास कैसे होता है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अंतर्व्यक्तिक संबंधों के अभाव में मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। उसका निर्धारण मानव के सुख दुख, व्यवहार
उसका सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक संबंध द्वारा होता है। इंट्रापर्सनल कौशल का विकास अंतर्व्यक्तिक संबंधों के माध्यम से होता है। तो देखिए, अंतर्व्यक्तिक जो है, इंट्रापर्सनल कौशल का निर्माण जो होता है इंटरपर्सनल संबंधों के माध्यम से होती है, इंटरपर्सनल संबंधों के माध्यम से होती है। ठीक है, ज्यादातर लोग को अन्य लोगों से संवाद स्थापित करना चुनौतीपूर्ण लगता है, लेकिन हम इसे अंतर कौशल से सहज बना सकते हैं, या इंट्रा स्किल से आप इसको, इंट्रा पर्सनल स्किल से आप इसको सहज बना सकते हैं। अंतर व्यक्तिक कौशल व्यावसायिक एवं व्यक्तिगत जीवन में अति आवश्यक है। ठीक है, तो इंटरपर्सनल स्किल जो आपकी है वो व्यावसायिक जीवन में और व्यक्तिगत जीवन में अति आवश्यक है। ऐसे व्यक्ति जिसका अंतर्व्यक्तिक कौशल अच्छा होता है, उन्हें यह दूसरे के विचार को समझने व संवाद स्थापित करने में सहजता प्रदान करता है। तो इंट्रापर्सनल स्किल जिसकी अच्छी होती है, वह दूसरों के विचारों को समझने और संवाद स्थापित करने में सहजता प्रदान करता है, तथा वह इसके बदौलत आत्मविश्वास के साथ संवाद भी स्थापित कर सकता है। ठीक है, तो आपका अंतर्व्यक्तिक कौशल का विकास तभी होगा जब आप जो है इंटरपर्सनल स्किल जो है रखे हुए हैं। तो इंट्रापर्सनल का विकास भी इंटरपर्सनल से संबंधित है और इंटरपर्सनल का विकास भी इंट्रा से संबंधित है, तो एक दूसरे से संबंधित है ये सब है। अंतर्व्यक्तिक कौशल के विकास के लिए आपको ज़्यादा परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। आप कैसे संवाद स्थापित करते हैं, इसके लिए थोड़ा अभ्यास करना जरूरी है। ठीक है, अंतर्व्यक्तिक कौशल के विकास या इंट्रापर्सनल कौशल के विकास के लिए अच्छे संवाद कौशल का होना आवश्यक है। अतः यदि आप यह महसूस करते हैं कि आपको अपने विचारों को व्यक्त करने में असहजता होती है, तो आप संवाद क्षमता बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, प्रायः इंट्रापर्सनल कौशल का मतलब छोटी या बड़ी समस्याओं का आप पर होने वाले प्रभाव या उस समस्याओं के समाधान से ज़्यादा आप उस समस्या के प्रति आपका व्यवहार और प्रदर्शन होता है। ठीक है, कि आप कैसे उसका समाधान ढूंढते हैं। अतः ऐसी परिस्थिति में शांति चित्त होकर समस्या के समाधान के प्रभावी कदम उठाने की क्षमता ही आपको अंतर्व्यक्तिक कौशल का विकास करेगी। ठीक है, तो इंट्रापर्सनल का विकास तभी होगा जब किसी समस्याओं को शांति से बैठ के उसका समाधान ढूंढेंगे। ठीक है, चाहे बड़ी समस्या या छोटी समस्या हो, यह आपकी समस्या का समाधान करेगा तथा संवाद को टूटने से बचाएगा, जिससे समस्याएं बढ़ती हैं। शांतिचित्त होना भी आपको मदद करता है, क्योंकि जब आप तनाव में होते हैं तो संवाद स्थापित नहीं हो पाता। तो ये सब बात हो रही है कैसे विकास होता है इंट्रापर्सनल स्किल की। ठीक है, अगला, जब दूसरे व्यक्ति भी किसी कार्य में सहयोगी हों तब निर्णय लेने सहज रहेगा। ऐसी स्थिति में निर्णय लेना आपके अंतर्व्यक्तिक कौशल की परीक्षा होती है, क्योंकि ऐसे समय में विपरीत विचारों के व्यक्ति होने की संभावना भी हो सकती है या होती है, तथा हमारे विचार जो है गुणवत्ता इस बात पर निर्भर कर हमारे विचार बातचीत की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि हमारे पास किस किस प्रकार के विकल्प हैं और उनका मूल्यांकन किस प्रकार से किया जा रहा है, अतः अंततः किस प्रकार से निर्णय लिया गया है। ठीक है, जब आप दूसरे व्यक्ति भी अगर कोई कार्य कर रहे हैं आप उसमें अगर दूसरा व्यक्ति भी कोई सहयोगी है, तो वहाँ पे आपके अंतर्व्यक्तिक या इंट्रापर्सनल स्किल की क्या होती है, आपकी परीक्षा होती है कि आप जो है उससे बात किस तरह से उससे बातचीत करते हैं। अगर वो हो सकता है कि आप जो विचार उसके विपरीत उसकी विचारधारा हो, तो उसको आप कैसे मैनेज कर रहे हैं, उसका कैसे मूल्यांकन कर रहे हैं और कैसे निर्णय ले रहे हैं किसी भी समस्या का समाधान के लिए अपने सहयोगी के साथ, वो भी आपके इंट्रापर्सनल स्किल पर निर्भर करता है। ठीक है, इस तरीके से पूरा दिया हुआ है। तो अंतर जो कैसे कैसे विकास होता है, तो विकास जो है धीरे धीरे उसका होता है। और किसी समस्या का समाधान जब कर रहे हैं या फिर आपको पर्सनल जो स्किल का डेवलपमेंट कर रहे हैं आप, तो वो एक आप सामाजिक प्राणी है, तो समाज में रह के ही आपको और लोगों से बातचीत करके या फिर अपने अंदर गहन चिंतन करके आप अपने उसका विकास कर सकते हैं। ठीक है, अगला है विवाद एवं विवादों का समाधान करने का प्रयास हमारे अंतर्व्यक्तिक कौशल का अच्छी परीक्षा लेता है। तो जब विवाद एवं विवादों का समाधान जो है विवाद होता है, या जब विवादों का समाधान जब निकालते हैं, तो हमारे अंतः ज्ञान या अंतर्व्यक्तिक कौशल की अच्छी परीक्षा होती है। विवाद जो है, विवाद शायद ही किसी मुद्दे पर सही विमर्श का कारण बन पाता है। इसके लिए इससे सिर्फ हम में पहुंचने देखिए, विवाद शायद ही कभी किसी मुद्दे पर सही विमर्श का कारण बन पाता है। इससे कि सिर्फ में पहुंचने रहे हो, आपको सतर्क हो जाना चाहिए। ये पता नहीं क्या दिया है, तो ये है कि विवाद एवं विवादों का समाधान करते समय हमारे इंट्रापर्सनल स्किल का जो है अच्छी परीक्षा होती है। ठीक है, आपको अपने भावनाओं को काबू करने जब भी विवाद हो या विवाद का समाधान आप करते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपके इंट्रापर्सनल जो है अंतःव्यक्तिक कौशल का आपका परीक्षा होती है। और आपको अपनी भावनाओं पर विवाद में काबू रखना चाहिए तथा अपने संवाद के को यथासंभव विनम्र ही रखना चाहिए तथा आपकी दृष्टिकोण एवं तर्कपूर्ण विचार को शांत ढंग से व्यक्त करना चाहिए। यह बातचीत को उत्तेजित होने से रोकती है और ऐसी स्थिति में कभी भी आपको किसी के निजी जीवन पर जाने से बचें
तथा अपनी आवाज़ को संतुलित रखें और जिससे आप जो कहना चाहते हैं उसका अर्थ परिवर्तित ना हो। ठीक है, तो आपके जो टोन है उसको भी आपको संभाल कर रखना पड़ता है विवाद और विवाद को निपटान करने के लिए। ठीक है, अंतर्व्यक्ति कौशल जो है एक महत्वपूर्ण भाग लोगों के प्रति सम्मान के भाव का होना भी है। तो आपके मन में किसी व्यक्ति का कितना सम्मान है, ये भी आपका एक अंतर्व्यक्ति कौशल का एक महत्वपूर्ण भाग है। आप अपने पसंद के व्यक्तियों का चुनाव कर सकते हैं, परंतु आपको आदर देने में लोगों का चुनाव नहीं करना चाहिए। आपके प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए आपको। और जब आप लोगों के सम्मान में सम्मान से पेश आते हैं तो लोग आपको ध्यान से सुनते हैं तथा खुलकर आपके विचारों के खुलकर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। यदि आप अपनी वरिष्ठता क्रम को ध्यान में न रखकर सभी को सम्मान से पेश कर आते हैं तो आपको भी बदले में सम्मान प्राप्त होता है। और एक बार जब हम परस्पर सम्मान के भाव से जुड़ जाते हैं तो संवाद आसान हो जाता है और आप जो है वैसे लोगों के साथ भी गहराई से अपनी अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। लोक कौशल, मृदु कौशल और संगठनात्मक कौशल का प्रयोग अंतर्व्यक्तिक संबंध व्यक्त करने में किया जाता है। अंतर्व्यक्तिक कौशल के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति किसी भी भाषा को प्रभावी ढंग से संप्रेषण कर सके। तो याद रखिएगा, अंतर्व्यक्तिक जो कौशल होता है उसमें क्या होता है, तो आवश्यक है कि व्यक्ति किसी भी भाषा का प्रभावी ढंग से संप्रेषण कर सके। इन्हें भी जाने तो पहला है कि विभिन्न स्तर के लोगों से मिलने एवं विभिन्न परिस्थितियों में महत्वपूर्ण निर्णय लेने हेतु अपने व्यक्तित्व में किस का निर्णय आवश्यक है। तो इंट्रापर्सनल स्किल का जो है होना आवश्यक है। इसका निर्माण अंतर्व्यक्तिक संबंधों के माध्यम से होता है। तो हम अभी बताए थे कि जब के विकास कैसे होता है, तो जो इंट्रापर्सनल स्किल होती है इसका विकास जो है इंटरपर्सनल स्किल कौशल के माध्यम से होती है। समझ रहे बात को? किसका तात्पर्य किसी व्यक्ति का उसके आसपास रहने वाले व्यक्तियों के संबंध से है, तो अंतर्व्यक्तिक संबंध से है। अंतर्व्यक्तिक संबंध कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। अंतर्व्यक्तिक संबंध का निर्धारण किसके द्वारा होता है, तो संपर्क और संवाद के माध्यम से अंतर्व्यक्तिक संबंध का निर्धारण होता है। तो अंतर्व्यक्तिक संबंध के भेद एक होता है औपचारिक अंतर्व्यक्तिक और अनौपचारिक अंतर्व्यक्तिक। ठीक है, तो ये जो है इंटरपर्सनल के बारे में बात चल रही है अभी, इंटरपर्सनल। ठीक, इंटर के बारे में हमने देखे थे कैसे कैसे विकास होता है उसका, और इंटरपर्सनल जो है ये है। तो इंटरपर्सनल के भेद में 2 होते हैं, औपचारिक और एक होता है अनौपचारिक। तो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी विशेष उद्देश्य को ध्यान में रखकर पारस्परिक संबंध स्थापित करना औपचारिक अंतर संबंध कहलाता है। तो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी विशेष उद्देश्य के लिए, विशेष उद्देश्य होना आवश्यक है, को ध्यान में रखकर पारस्परिक संबंध स्थापित करना औपचारिक अंतर्व्यक्तिक संबंध कहलाता है। औपचारिक अंतर्व्यक्तिक संबंध को द्वितीयक संबंध भी कहते हैं। त्याग, निष्ठा, विश्वास, प्रेम आदि भावनात्मक संबंध की उपस्थिति को औपचारिक अंतर्व्यक्तिक संबंध कहते हैं। औपचारिक ये त्याग, निष्ठा, विश्वास, प्रेम आदि भावनात्मक संबंध की उपस्थिति को अनौपचारिक अंतर संबंध कहते हैं। जैसे अपने माता पिता से बात करते हैं, अपने दोस्तों से बात करते हैं, कोई उद्देश्य नहीं है उसका। माँ से क्या उद्देश्य है आपका, खाना पीना बना, आपको प्यार मिले, खाना पीना मिले, बैठे रहें, बातचीत करें, तो वो कोई उद्देश्य नहीं है। मगर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति विशेष उद्देश्य को ध्यान में रखकर पारस्परिक संबंध स्थापित करते हैं तो औपचारिक कहते हैं उसको, ये वाला। अनौपचारिक क्या है, तो यहाँ पे त्याग होता है, निष्ठा होती है, विश्वास होता है, प्रेम होता है आदि भावनात्मक संबंध की उपस्थिति को अनौपचारिक अंतर्व्यक्तिक संबंध कहते हैं। याद रखिएगा, अनौपचारिक अंतर संबंध को प्राथमिक संबंध कहते हैं। तो अनौपचारिक जो होता है प्राथमिक संबंध होता है। कैसे कि आप सबसे पहले अनौपचारिक संबंधी स्थापित करते हैं अपने जीवन में, घर वालों से, मित्र से, दोस्त से, इन सबसे अनौपचारिक संबंध बनाते हैं। फिर इसके बाद तब किसी कहीं आप जॉब करने जाते हैं या किसी उद्देश्य के प्राप्त करने के लिए जाते हैं तो आपको औपचारिक अंतर्व्यक्तिक संबंध बनाना पड़ता है। अंतर्व्यक्तिक कौशल जो है कि संबंध क्या है, तो प्रभावशाली व्यक्तित्व, श्रवण कौशल, समस्या समाधान कौशल और स्पष्ट संप्रेषण जब आपका होता है तो आप अंतर्व्यक्तिक कौशल के तत्व हैं। तो प्रभावशाली व्यक्तित्व आपका होना चाहिए। ठीक है, श्रवण कौशल आपका अच्छा होना चाहिए। जब आप जो इंटरपर्सनल स्किल में जाते हैं, इंटरपर्सनल स्किल में जब आप जाते हैं तो आपको प्रभावशाली व्यक्तित्व आपका होना चाहिए। श्रवण कौशल, दूसरे को सुनने की आपकी क्षमता जो अच्छी होनी चाहिए। समस्या समाधान कौशल आपका अच्छा होना चाहिए और स्पष्ट संप्रेषण हो, जो आप कहना चाहते हो उसमें स्पष्टता हो, सामने वाला उसको समझ सके। ठीक है, और अंतर्व्यक्तिक जो कौशल के या इंटरपर्सनल जो स्किल के स्तंभ क्या कहते हैं, तो नेतृत्व क्षमता, स्वयं को समझना, दूसरे को समझना। ठीक है, तो ये जो मेन स्तंभ है कौशल के स्तंभ में, नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए, आपको स्वयं को समझने की अच्छा होना चाहिए, आपका जो है इंट्रापर्सनल सही होना चाहिए, इंट्रापर्सनल सही होना चाहिए इंटरपर्सनल के लिए।
इंटरपर्सनल जो है, इंटरपर्सनल स्किल के लिए आपका इंट्रापर्सनल स्किल अच्छा होना चाहिए। इंटरपर्सनल के लिए आपका स्वयं को समझना या इंट्रापर्सनल स्किल जो है, इंटरपर्सनल स्किल के स्तंभ में इंट्रापर्सनल स्किल भी उसका स्तंभ है। किसका? तो इंटरपर्सनल स्किल के स्तंभ में एक स्तंभ जो है इंट्रापर्सनल है, दूसरे को समझना भी तीसरा इसका स्तंभ है इंटरपर्सनल कौशल का। ठीक है। सामाजिक कौशल क्या होता है भाई? तो सामाजिक कौशल क्या होता है? तो इसे जन कौशल भी कहते हैं। सामाजिक कौशल को अंतर व्यक्तिक कौशल का उपसमूह माना जाता है। समझ रहे हैं? तो इंटर पर्सनल स्किल का जो है सब पार्ट कहा जाता है किसको? उपसमूह कहा जाता है किसको? तो सामाजिक कौशल को। ठीक है। इसमें इसके द्वारा दूसरे लोग के साथ मजबूत संबंध बनाने में सहायता मिलती है। अमेरिकी समाजशास्त्री टालकाट पर्सन्स ने 4 प्रकार के सामाजिक कार्यों को निष्पादित किया है। अनुकूलन होने चाहिए, लक्ष्य उपलब्धि होनी चाहिए, प्रतिमान अनुसरण होना चाहिए, एकीकरण होना चाहिए। तो सामाजिक कौशल में क्या होता है? समाज क्या करता है? समाज एक किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक समाज बनता है, या समाज के लोग जो है एक समाज के लोग किसी एक उद्देश्य के लिए, एक जाति के लिए, एक किसी भी गोल के लिए एक साथ बैठे रहते हैं। ठीक है। तो उनमें क्या होना चाहिए? तो उनमें सामाजिक कार्यों का निष्पादन तभी होगा जब उनमें अनुकूलन हो, लक्ष्य उपलब्धि करने का साहस हो, प्रतिमान का अनुसरण करें और एकीकरण हो उनमें। ठीक है। मनमुटाव ना हो किसी में। तो सामाजिक कौशल के लिए ये जो है अमेरिकी समाजशास्त्री जो टालकास पर्सन्स ने 4 प्रकार के सामाजिक कार्यों का निष्पादन किया। अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्त, उपलब्धियां, प्रतिमान, अनुसरण और एकीकरण। ठीक है। अगला इसमें है कि राजनीतिक कौशल। पहली बात आप देखिए सामाजिक कौशल क्या होता है? तो इसे जन कौशल भी कहते हैं। सामाजिक कौशल जन कौशल कहते हैं। सामाजिक कौशल को अंतर व्यक्तिक कौशल का उपसमूह माना जाता है। इसके द्वारा दूसरे लोग के साथ मजबूत संबंध बनाने में सहायता मिलती है, याद रखिएगा। राजनीतिक कौशल क्या होता है? तो इस कौशल को प्राप्त करने के लिए अपने व्यवहार में कुछ मूलभूत नियम को सम्मिलित करना आवश्यक है। वे हैं समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुनना, सोच समझकर निर्णय लेना, स्वहित की जगह लोकहित पर बल देना और कर्मचारियों की प्रशंसा करना इसमें राजनीतिक कौशल में आता है। पीगर्स के अनुसार नेतृत्व पारस्परिक उत्तेजना की प्रतिक्रिया है। पीगर्स ने कहा कि जो नेतृत्व है वो पारस्परिक उत्तेजना की प्रक्रिया है। ठीक है। अगला है कि अंतर व्यक्तिक कौशल के लिए महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति किसी भी भाषा में प्रभावी तरीके से संचार कर सके। तो जो इंटरपर्सनल है, इंटरपर्सनल की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो क्या है? कि जो व्यक्ति किसी भाषा में प्रभावी तरीके से संचार कर सके। ठीक है। दूसरा है क्रियाशील श्रवण, प्रभावी व्यक्तित्व, मुस्कुराहट, स्पष्ट संचार आदि है अंतर व्यक्तिक कौशल के तत्व होते हैं। तो इंटरपर्सनल स्किल के तत्व क्या होंगे? तो क्रियाशील श्रवण हो आपको, मैंने एक्टिव लिसनर हो आप, प्रभावशाली व्यक्तित्व हो आपका, मुस्कुराहट आपकी अच्छी हो, स्पष्ट संचार और आदि जो है अंतर व्यक्तिक कौशल के तत्व हैं। बांध निर्माण हेतु एक योजना पर कार्य करना अंतर व्यक्तिक का उदाहरण है। तो बांध निर्माण हेतु किसी योजना पर कार्य कर रहे हैं आप, तो अंतर व्यक्तिक कौशल का उदाहरण है। अंतर व्यक्तिक कौशल शिवराम दंड द्वारा सीखे जाते हैं। सविराम दंड द्वारा सीखे जाते हैं। ये क्या है? सहयोगियों के अभिप्राय पर शंका अंतर व्यक्तिक कौशल में सुसंगत नहीं है। समझ रहे हैं? तो सहयोगी जो है आपके, उनके अभिप्राय पर अगर शंका आप कर रहे हैं तो आप जो है अंतर व्यक्तिक कौशल के लिए जो है अच्छी बात नहीं है। अंतर व्यक्तिक भूमिकाएं व्यक्ति के उन व्यवहारों से संबंधित होती हैं जो अंतर व्यक्तिक संबंधों पर केंद्रित होती हैं। अंतर व्यक्तिक व्यवहार अधिकांशतः आंतरिक आवश्यकताओं द्वारा प्रेरित होता है। ठीक है। जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब उसमें ज़्यादा समझ में आएगा। इसमें लगेगा कि क्या बोरिंग हो रहा है, तो उसमें समझ में आएगा जब क्वेश्चन सॉल्व होगा तब। अंतर व्यक्तिक जो कौशल का महत्व क्या है? तो अंतर व्यक्तिक कौशल का महत्व है क्योंकि आत्मविश्वास, सकारात्मक आत्मधारणा और किसी की क्षमताओं में विश्वास करने में योगदान, इससे लचीलापन और दृढ़ता और जोखिम लेने की क्षमता बढ़ती है। यह आत्म जागरूकता और आत्म प्रबंधन के लिए आवश्यक है। तो ये पूछ रहा है इंट्रापर्सनल स्किल क्यों आवश्यक है? तो आत्म धारणा के लिए, सकारात्मक आत्मविश्वास के लिए, आत्म जागरूकता के लिए, आत्म प्रबंधन के लिए, अंतर व्यक्तिक कौशल के अंतर्गत व्यक्तिगत विकास के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से बाहरी संबंधों पर प्रभाव पड़ता है। तो इंट्रापर्सनल स्किल आपकी अगर बढ़िया बनाते हैं, उसका विकास करते हैं, तो इंटरपर्सनल स्किल आपकी अच्छी बनती चली जाती है। अंतर व्यक्तिक कौशल में आत्मनिरीक्षण, आत्मचिंतन और व्यक्तिगत विकास की गतिविधियां समाहित होती हैं। तो इंट्रापर्सनल में
आपका आत्मनिरीक्षण होता है, आप अपना आत्मचिंतन करते हैं और व्यक्तिगत विकास संबंधी गतिविधियों में को समाहित करते हैं। अंतर्व्यक्तिक कौशल व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता, आत्मविश्वास, अनुकूलता, भावनात्मक लचीलेपन के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। यह प्रभावी निर्णय लेने और रचनात्मक समस्या समाधान को सक्षम करने के लिए महत्वपूर्ण सोच, विश्लेषण और निर्णय को कौशल को बढ़ावा देता है। अंतर्व्यक्तिक कौशल के अंतर्गत प्रभावी संगठन, उसके कार्यों की जिम्मेदारी की प्राथमिकता, उत्पादकता का अनुकूलन आदि जो है एक स्वस्थ कार्य जीवन संतुलन प्राप्त करना शामिल इसमें किया गया है। ठीक है। अंतर्व्यक्तिक कौशल में आपकी भावनाओं को पहचानना और प्रबंधित करना, दूसरे की भावनाओं को समझना और बेहतर पारस्परिक संबंधों और संचार को बढ़ावा देना शामिल होता है। अंतर्व्यक्तिक कौशल में व्यक्ति को उसकी शक्तियों, कमजोरियों और मूल्यों, लक्ष्यों को समझने में मदद सक्षम बनाता है, जिससे बेहतर आत्म प्रबंधन का निर्णय होता है। ठीक है। तो इंटरपर्सनल स्किल के बारे में भी इसमें कुछ कुछ बात दी है, इंटरपर्सनल स्किल के बारे में दे दिया है, तो दोनों इसमें मिला मिला के दिया है, तो उसको धीरे धीरे समझना ही होगा। तो अब जब इसको पढ़ेंगे तब धीरे धीरे ही समझ में आएगा उसको कौन जब अपने खुद के अंदर की बात जब करेगा तो इंट्रापर्सनल स्किल होगा, वो इंट्रा होगा। और जब बाहर की बात करेगा, बाहर से किसी समाज से रिश्ता बनाने की बात करेगा तो इंटरपर्सनल हो जाएगा वो। ठीक है। तो जो इंट्रापर्सनल के विकास में अगर अच्छा विकास हुआ है आपका इंट्रापर्सनल या आपके अंदर का विकास जो अच्छा हुआ है, सोचने समझने की जो क्षमता आपकी अच्छी हुई है, किसी चीज़ को शांति मन से ढंग से सॉल्व करने की अगर आपकी क्षमता बनी हुई है, इंट्रा स्किल आपका बेहतर है, तो आप इंटर स्किल में भी अच्छा जो है कार्य कर सकते हैं। अंतर्व्यक्तिक क्षमता क्या होती है? अंतर्व्यक्तिक क्षमता क्या होती है? तो अंतर्व्यक्तिक क्षमता सामान्यतः उन सामाजिक क्षमताओं को व्यक्त करती है जिसके तहत व्यक्ति प्रभावी ढंग से दूसरे के साथ संवाद स्थापित करने में सक्षम होता है। ठीक है। तो ये जो है अगला इसमें कि अंतर्व्यक्तिक क्षमता के अंतर्गत ध्यान से सुनना, समर्पण, नेतृत्व, मौखिक और गैर मौखिक संचार इसमें आते हैं। किसी संगठन में कार्यरत व्यक्ति कितना प्रभावी ढंग से किसी सूचना को सामाजिक संप्रेषण या परस्पर बातचीत द्वारा संप्रेषित कर सकता है, यह उसके अंतर्व्यक्तिक क्षमता या इंटरपर्सनल जो एबिलिटी है उसको दर्शाता है। ठीक है। अंतर्व्यक्तिक क्षमता या इंटरपर्सनल जो है इंटरपर्सनल एबिलिटी द्वारा मनुष्य की दक्षताओं और अनुभवों को समझा जा सकता है। तो अगर आपका इंटरपर्सनल स्किल अगर सही है तो मनुष्य की दक्षताओं और उसके अनुभवों को समझा जा सकता है। अंतर्व्यक्तिक क्षमता संघर्ष की स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अंतर्व्यक्तिक क्षमता का विकास व्यक्ति के परिवार के सदस्यों से बातचीत करने से, स्कूल में अध्ययन से, सामाजिक कारणों द्वारा तथा सहकर्मी समूह में परस्पर बातचीत आदि की क्रियाओं द्वारा किया जा सकता है। तो इंट्रापर्सनल का जो विकास होता है इस तरह से होता है, समझ रहे हैं? जो दिया था ये स्कूल में अध्ययन, सामाजिक कारणों से बातचीत करके, परिवार के सदस्यों से बातचीत करके, सहकर्मियों में पारस्परिक बातचीत करके क्रियाकलापों द्वारा किया जा सकता है। जीवन के विभिन्न क्षेत्र में सफल होते हुए भी जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफल होने हेतु हमें विभिन्न कौशल की आवश्यकता होती है, किंतु इन विभिन्न कौशल का निर्माण जो है अंतर्व्यक्तिक कौशल पर ही आधारित है। इंपॉर्टेंट है ये। अंतर्व्यक्तिक क्षमता का संबंध मानसिक स्तर पर संप्रेषणीयता के निर्धारण मानकों में से भी है, जिन्हें सामाजिक संप्रेषण एवं पारस्परिक संवाद के द्वारा एक निश्चित प्रभाव या परिणाम तक पहुंचने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। मनुष्य में अंतर्व्यक्तिक बुद्धिमत्ता के साथ साथ व्यक्ति के सभी आयामों का समावेशन होता है। उच्च स्तर की अंतर्व्यक्तिक क्षमता से संपन्न व्यक्ति व्यक्तिगत और सामूहिक अंतर्विरोध के बावजूद व्यक्तिगत एवं सामूहिक उत्पादकता में वृद्धि करते हैं और कठिन परिस्थितियों में उत्पन्न होने वाली जो भावनाओं पर नियंत्रण भी कर सकते हैं। नियंत्रण जो है तार्किक ढंग से उसका सामना करते हैं या नियंत्रण करते हैं उसका। ठीक है। तो उच्च स्तर की अगर आपके पास इंटरपर्सनल स्किल है, ये क्षमता है आपके अंदर, तो आप जो है संपन्न व्यक्तिगत और सामूहिक अंतर्विरोधों के बावजूद भी वो जो है कठिन परिस्थितियों में उत्पन्न होने वाली भावनाओं पर नियंत्रण करते हैं और परिस्थितियों को तार्किक ढंग से उसका सामना करते हैं और किसी भी समस्या का समाधान निकालते हैं। अंतर्व्यक्तिक क्षमता एक प्रशासनिक सेवक के द्वारा सामाजिक एवं सरकारी कर्तव्यों के निर्वहन एवं उसके मध्य समायोजन के लिए भी अनिवार्य है। अंतर्व्यक्तिक क्षमता ऐसा गुण है जिसमें एक व्यक्ति किसी सामान्य या जटिल समस्याओं का सर्वमान्य और तात्कालीन परिस्थितियों के अनुसार व्यवहारिक हल खोजता है। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ अंतर्व्यक्तिक क्षमताएं अवश्य होती हैं जो उसमें कुछ और आनुवंशिक कारणों और कुछ बाह्य कारणों द्वारा सीखकर उत्पन्न होती हैं। तो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम पूछा था कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ अंतर्व्यक्तिक क्षमता अवश्य होती हैं जो कि वो आनुवंशिक कारणों से तथा कुछ बाह्य कारणों द्वारा सीखने से उत्पन्न होती हैं। प्रबंधकीय प्रशासनिक सेवाओं में से संबंध व्यक्ति में उच्च अंतर्व्यक्तिक क्षमता का होना आवश्यक है।
अगला इसमें कि अंतर व्यक्तिक संबंध के प्रमुख लक्षण क्या हैं। तो अंतर व्यक्तिक संबंध के प्रमुख लक्षण क्या हैं। तो इंटरपर्सनल के प्रमुख लक्षण क्या हैं। तो सहानुभूति और परानुभूति। सहानुभूति, परानुभूति, विश्वास, सम्मान, नम्रता या लचीलापन, विशिष्टता, पारस्परिक निर्भरता, आत्म प्रकटीकरण और ईमानदारी एवं जवाबदेही जो है इंटरपर्सनल स्किल के महत्वपूर्ण जो है लक्षण हैं। अगला है कि अंतर्व्यक्तिक क्षमता के प्रमुख घटक क्या क्या हैं। तो अंतर्व्यक्तिक क्षमता के प्रमुख घटक क्या हैं, ये देखना है। तो व्यक्तियों में अपने सामर्थ्य और कमजोरी का आभास होना, दूसरे व्यक्तियों जैसे कि उच्च अधिकारियों, अधीनस्थ तथा आम जनता से संवाद स्थापित करने की क्षमता होना, ठीक है। संप्रेषण कौशल जो कि अंतःव्यक्तिक क्षमता का आवश्यक अंग है का होना, ठीक है। समस्याओं के महत्व के आधार पर प्राथमिकता देने की क्षमता भी अंतर्व्यक्तिक क्षमता के प्रमुख घटक है। कठिन परिस्थितियों में साहस का प्रदर्शन करते हुए अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी का निर्वहन करने से पीछे न हटना भी अंतर्व्यक्तिक क्षमता के प्रमुख घटक हैं। उचित परामर्श देने की क्षमता तथा संरक्षण प्रदान करने की क्षमता होनी चाहिए। उच्च अंतर्व्यक्तिक क्षमता के युक्त व्यक्ति प्रभावी नेतृत्व कर सकता है। उच्च अंतर्व्यक्तिक क्षमता से युक्त व्यक्ति प्रभावी नेतृत्व कर सकता है, याद रखिएगा। संप्रेषण क्षमता के द्वारा प्रशासक या नेता अपने किसी दृष्टिकोण को लोगों के सामने स्पष्ट रूप से रखकर उसके प्रति समर्थन प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है या होता है। किसी व्यक्ति या समूह के सदस्यों के साथ साथ परस्पर किसी भी समस्या के समाधान के लिए मदद प्रदान करना और उसमें संबंधित विचार विमर्श करना, परिणामों के से दूर हटे बिना उसको संचालित बनाए रखना, ये जो है अंतर्व्यक्तिक क्षमता का घटक है। नेतृत्व प्रदान करने वाले व्यक्ति का एक प्रमुख गुण निर्णय लेने की क्षमता भी है, ठीक है। उच्च अंतर्व्यक्तिक क्षमता से युक्त व्यक्ति विभिन्न स्तरों पर कार्यरत व्यक्तियों में भी विचार विमर्श करके या लिखित रूप से दूसरे व्यक्तियों से भी विशिष्ट राय लेकर कार्य संपन्न करने के लिए अच्छी योजना बना सकता है। व्यक्तियों के सामाजिक और आर्थिक परिवेश और सांस्कृतिक भिन्नता के कारण भी भिन्न भिन्न व्यक्तियों में अंतर्व्यक्तिक क्षमता का स्तर भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। अंतर्व्यक्तिक भूमिकाएं व्यक्ति के उन व्यवहारों से संबंधित होती हैं जो अंतर्व्यक्तिक संबंधों को केंद्रित होती हैं। तो अंतर्व्यक्तिक भूमिकाएं व्यक्ति के उन व्यवहारों से संबंधित होती हैं जो अंतर्व्यक्तिक संबंधों का पर केंद्रित हैं। ऐसी भूमिकाएं अधिकार और संस्कृति से प्रत्यक्ष जुड़ी होती हैं। अंतर्व्यक्तिक व्यवहार अधिकांशतः आंतरिक आवश्यकताओं द्वारा प्रेरित होता है। तो अंतर्व्यक्तिक जो व्यवहार होता है अधिकांश जो है आंतरिक आवश्यकताओं से द्वारा प्रेरित होता है। तो आप सोचेंगे कि इतना बड़ा बड़ा कैसे समझें इसको, तो बस इतना समझना कि अंतर्व्यक्तिक क्षमता के प्रमुख घटक क्या हैं। तो व्यक्तियों में अपने सामर्थ्य और कमजोरी का आभास होना, ठीक है, इतना। दूसरे व्यक्तियों जैसे कि उच्च अधिकारी, अधीनस्थ, आम जनता के संवाद को स्थापित करना, संप्रेषण कौशल होना चाहिए, ठीक है। समस्या के महत्व के आधार के पर प्राथमिकता देने वाला होना चाहिए। कठिन परिश्रम में साहस का प्रदर्शन करके उसको समाधान करने वाला या जिम्मेदारी लेने वाला व्यक्ति होना चाहिए। उचित परामर्श देने की क्षमता होनी चाहिए आपके पास। उचित अंतर्व्यक्तिक क्षमता होनी चाहिए, ठीक है, से युक्त जो व्यक्ति है प्रभावी नेतृत्व करता है, ठीक है। तो आप जो है उच्च जो है इंटरपर्सनल स्किल वाले होने चाहिए ताकि आप नेतृत्व कर सकें। संप्रेषण क्षमता के द्वारा प्रशासक या नेता अपने दृष्टिकोण को लोगों के सामने प्रस्तुत करने में सक्षम बनता है या समर्थ बनता है। किसी व्यक्ति या समूह के सदस्यों के साथ संपर्क करने की समस्या समाधान के लिए मदद मिलती है। नेतृत्व प्रदान करने वाले व्यक्ति का एक प्रमुख गुण निर्णय लेने की क्षमता है। इस तरीके से जल्दी जल्दी आप पढ़ के इसको बता सकते हैं, और सब विज्ञान में पूछा हुआ इसीलिए इसको पढ़ के बता रहे हैं, ठीक है। अगला इसमें है कि वैचारिक खुलेपन से युक्त व्यक्ति होना चाहिए। अंतर्व्यक्तिक क्षमता का प्रमुख घटक है वैचारिक खुलेपन से युक्त व्यक्ति हो। प्रशासनिक अधिकारी को किसी समस्या के साथ समाधान खोजने से पहले उसके उत्पन्न होने के कारण को ठीक से समझ लेना चाहिए, ठीक है। तो अंतर्व्यक्तिक क्षमता के प्रमुख घटकों में प्रशासनिक अधिकारी को भी समस्या समाधान की जड़ को खोजना चाहिए और ठीक से उसके कारणों को समझना चाहिए। अंतर्व्यक्तिक क्षमता दृढ़ता से रखकर लोगों में उसकी स्वीकारोक्ति बनाए रखने की क्षमता आपके मजबूत आत्मविश्वास का द्योतक है। शिष्टाचार द्वारा व्यक्ति में अंतर्व्यक्तिक क्षमताएं जन्म लेती हैं। ये सब बातें पूरा है। तो जो है एक आदर्श बात जो है वो जरूरी है किसके लिए, तो अंतर्व्यक्तिक कौशल की या क्षमता के प्रमुख घटक में आता है, ठीक है। एक अधिकारी के लिए जवाबदेही की भावना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। समूह भावना की प्रवृत्ति व्यक्ति को विभिन्न सांस्कृतिक परिवेश में से संबंधित व्यक्तियों को भी एक समूह का सदस्य मानते हुए उनके साथ सार्थक संवाद स्थापित करने में सक्षम बनाती है।
अधिकारी अपने निर्णय के क्रियान्वयन हेतु अपने उच्च अधिकारियों, अधीनस्थों और समाज में विभिन्न समूहों को संपर्क करता है ताकि उसका संप्रेषणीयता और अंतर्व्यक्तिक क्षमता काम आता है। इसमें जब संपर्क करता है तो जो है उसका जो कम्युनिकेशन स्किल है और इंटरपर्सनल स्किल जो है वो उसके काम आती है। इंटरपर्सनल स्किल अनुकरण द्वारा, तदात्मीकरण द्वारा, एक आत्मसात करने के द्वारा विकसित होता है। अंतर्व्यक्तिक कौशल में सकारात्मक अभिवृत्ति, सुनने की तत्परता एवं संवेगों के प्रबंधन की योग्यता सुसंगत है। अंतर्व्यक्तिक संबंध सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य प्रभावों को संदर्भ में निर्मित होते हैं। तो ये सब बातें पूरी दी हुई हैं। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंतर्व्यक्तिक क्षमता का प्रमुख अवयव क्या है। तो अंतर्व्यक्तिक क्षमता के प्रमुख अवयव में समस्या समाधान, निर्णयन, आग्राहिता, मौखिक संचार, गैर मौखिक संचार, सुनने की क्षमता और बातचीत जो है इसमें आता है। ठीक है। तो इसमें जो है आप जो है और भी देख सकते हैं इसमें कि जी कौशल में इसके कि अंतर्व्यक्तिक क्षमता के प्रमुख घटक में ये सारे घटक हैं, इसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं, ये समझने योग्य है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि यह संदर्भ पारिवारिक संबंध, दोस्ती, विवाह, कार्यस्थल, सहयोगियों के बीच संबंध, क्लब, पड़ोसी आदि के अनुसार जो है भिन्न होता है। अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग संबंध आप स्थापित करते हैं। ठीक है। अंतर्व्यक्तिक संबंध कभी कभी कानूनी प्रथा और आपसी समझौते द्वारा नियंत्रित हो सकते हैं तथा तथ्य सामाजिक समूहों एवं संपूर्ण समाज का आधार होता है। जीवित प्राणियों की तरह ही अंतर्व्यक्तिक संबंध का प्रारंभ, जीवन काल और अंत है। ठीक। घनिष्ठतापूर्ण संबंध में व्यक्तियों के बीच परस्पर अधिक खुलापन होता है और वे अपने विचारों को एक दूसरे के साथ ईमानदारी से रखते हैं। ठीक है। अच्छे अंतर्व्यक्तिक संबंध लचीला एवं नम्य होते हैं, यह परस्पर निर्भरता को बढ़ावा देते हैं। तो ये सब पूरी बात जो है इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है। घनिष्ठ अंतर्व्यक्तिक संबंध बनाने हेतु आवश्यक कौशल क्या है। देखिए, घनिष्ठ जो अंतर्व्यक्तिक संबंध बनाने के लिए आवश्यक कौशल में आशावादी ढंग से शांत बने रहना, तो वही सब जो ऊपर हम देखें उसी तत्व को घुमा फिरा के बताया गया इसमें। व्यक्तियों को दूसरे व्यक्ति द्वारा कहे जाने वाले और न कहे जाने वाले दोनों ही संदेशों को गंभीरतापूर्वक समझने व सुनने का प्रयास करना चाहिए। व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के से समान व्यवहार करना चाहिए। व्यक्ति को संवाद के समय शब्दों एवं भावनाओं का प्रयोग बुद्धिमत्ता पूर्वक करना चाहिए। अंतर्व्यक्तिक संबंधों के बने रहने तथा बढ़ने के लिए निरंतर सहयोगात्मक कार्यों की आवश्यकता होती है। सहयोगात्मक कार्य समकालीनता एक विश्वसनीय संबंध का निर्माण करता है। व्यक्ति को प्रामाणिक यानी ईमानदारी, सत्यनिष्ठा के रूप में कार्य करना चाहिए। व्यक्ति के सकारात्मक गुणों को उदारता से स्वीकार करना चाहिए। ये पूरा बात कहता है। अंतर्व्यक्तिक संबंधों में क्या बाधक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इंटरपर्सनल स्किल में क्या बाधक है। इंटरपर्सनल स्किल के जो संबंध होते हैं उसमें बाधक क्या है, तो टाल मटोल या परिहार करना, अक्रियाशील, असामंजस्य। ठीक है। सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं वो। ठीक। निष्ठा व प्रेम का अभाव होगा, जोश उत्साह का घटना, क्षमता भावना का अभाव जब होता है तब दिक्कत आती है। कुछ अन्य विशिष्ट तत्वों को और व्यवहार को जो बाधक हैं, तो कुछ अन्य विशिष्ट तत्व और व्यवहार जो बाधक हैं अंतर्व्यक्तिक संबंध स्थापित करने में, वो क्या है, तो दो व्यक्तियों के मध्य जब किसी जटिल मुद्दे पर वार्तालाप होता है तो तनाव की संभावना बढ़ जाती है और बुद्धिमत्ता से काम न लेने पर अंतर्व्यक्तिक संबंध प्रभावी हो सकता है। अंतर्व्यक्तिक संबंध जो है प्रभावित हो सकता है। दो व्यक्तियों के मध्य दूरी की अधिकता के कारण भी धीरे धीरे संवाद की इच्छा भी समाप्त होने लगती है और जिससे अंतर्व्यक्तिक जो संबंध है प्रभावित होता है, तो इंटरपर्सनल स्किल प्रभावित होता है। प्रतिकूल पर्यावरण परिस्थितियां व्यक्ति के मध्य अंतर्व्यक्तिक संबंधों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। तो सब विज्ञान में पूछा हुआ है। व्यक्ति का मूर्खतापूर्वक व्यवहार भी नकारात्मक प्रभाव डालता है पर्सनल रिलेशन पे। दूसरे व्यक्तियों द्वारा अस्वीकृत किए जाने के भय से व्यक्ति उनसे संबंध बनाने से डरता है और अपनी सीमित परिधि में बना रहना चाहता है। इस भय के कारण दूसरे व्यक्ति से संबंध प्रगाढ़ नहीं होते तथा स्वस्थ जो अंतर्व्यक्तिक संबंध का निर्माण नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से जो है पूरा जो कमियां हैं उसको आप देख सकते हैं। इसमें जो है ईमानदारी एवं विश्वास का जब अभाव होता है तभी दिक्कत होती है। शर्मीलापन अंतर्व्यक्तिक संबंधों पर विशेष रूप से नकारात्मक प्रभाव डालता है। शर्मीलापन अच्छे अंतर्व्यक्तिक संबंधों की स्थापना हेतु आवश्यक है कि व्यक्ति की भावनाओं, विचार, दृष्टिकोण को अच्छी तरह से समझा जाए। अतः समाज में भाषी विविधता एक सीमा तक अच्छे अंतर्व्यक्तिक संबंधों की स्थापना को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो आप किसी से बातचीत करने गए और भाषा ही नहीं जानते उसकी, तो ये भी एक बैरियर का रूप में काम करता है और जो है अंतर्व्यक्तिक जो संबंधों में बाधक बनता है। जातीयता बाधक है, जीवन शैली बाधक है, धर्म, भाषा, स्वाद और अन्य व्यवहारिक वरीयताएं सामाजिक विविधता की प्रतीक हैं और ये भी
जो है, अगर आप सही से नहीं समझते हैं तो अंतर्व्यक्तिक संबंधों के बाधक के तत्वों के रूप में आप देख सकते हैं जातीयता को, जीवन शैली को, धर्म को, भाषा को, स्वाद को। ठीक है। ऐसी विविधताएं मानवीय व्यवहार में संकीर्णता को जन्म देती हैं, जिससे व्यक्ति के मध्य संबंधों के स्थान में बाधा उत्पन्न होती है। तो ये सब बाधा के तत्व हैं सारे जितने भी हैं। जटिल मुद्दों पर बातचीत तनाव पैदा करता है, जिससे अंतर्व्यक्तिक संबंध प्रभावित होता है। तो ये एग्जाम में 2 बार पूछ चुका है। अगला, लचीलापन व्यवहार नहीं होने पर, अगर व्यवहार में लचीलापन नहीं है तो अंतर्व्यक्तिक संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, अनुकूल नहीं। एकाग्रता, आगे झुकने की धनात्मक व्यक्तिक संकेत द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। अंतर्व्यक्तिक संबंधों में विश्वास बनाने में समय लगता है। ठीक है। तो ये जो है बाधक तत्व हैं इसके। अन्य में क्या है, अन्य में क्या बाधक हो सकता है? तो एकाग्रता, आगे झुकने के धनात्मक व्यक्तिक संकेत द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। अंतर्व्यक्तिक कौशल के लिए आवश्यक है कि किसी व्यक्ति की भाषा में प्रभावी ढंग से संप्रेषण कर सके। तो अंतर्व्यक्ति इंटर रिलेशन में एक सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अगर सफल बनाना है उसको, तो प्रभावी भाषा जो है आपको आनी चाहिए, जिसमें आप जो है अच्छे से कम्युनिकेट कर सकें, अच्छे से संप्रेषण कर सकें। किसी व्यक्ति में दूसरे के साथ काम करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर्व्यक्तिक कौशल की योग्यता होती है। सब एग्जाम में पूछा है। अंतर्व्यक्तिक संबंध व्यक्त करने में संगठनात्मक कौशलता का प्रयोग नहीं किया जाता। तो अंतर्व्यक्तिक संबंध व्यक्त करने में, इंटरपर्सनल स्किल को व्यक्त करने में संगठनात्मक कौशल, ऑर्गेनाइजेशन स्किल का जो है हम उसमें प्रयोग नहीं होता है। अंतर्व्यक्तिक संबंधों में विश्वास बनाने में समय लगता है। अंतर्व्यक्तिक क्षमता के लिए व्यक्ति के व्यवहार में निम्नलिखित तत्वों को शामिल होना आवश्यक है। तो अंतर्व्यक्तिक क्षमता अगर आप व्यक्ति के अंदर है तो आपके व्यवहार में क्या क्या होना चाहिए? एक अच्छा अगर इंटरपर्सनल स्किल आपको डेवलप करना है तो आप में क्या होना चाहिए? तो स्पष्ट संचार होना चाहिए। तो स्पष्ट आप संचार कर सकें किसी एक भाषा में, किसी भाषा में अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचा सकें। श्रवण कौशल आपका अच्छा होना चाहिए। सुनने की क्षमता आपको अच्छी होनी चाहिए। प्रभावशाली व्यक्तित्व आपका होना चाहिए। दूसरों से बातचीत के दौरान चेहरे का हाव भाव, शारीरिक मुद्राएं आदि अच्छी आदतों आदि प्रभावशाली व्यक्तित्व के तरफ इशारा करते हैं। समस्या समाधान का कौशल आपके अंदर होना चाहिए। तो ये जो है महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ठीक है। अब एग्जाम में जो पूछा उसको हम समझते हैं। तो महत्वपूर्ण तथ्य में क्या क्या है? तो संप्रेषण की वह प्रक्रिया जिसमें एक व्यक्ति अपने विचारों, मतों, भावनाओं को दूसरे व्यक्ति से सीधा संचरित करता है, उसे क्या कहते हैं? तो इंटरपर्सनल स्किल कहते हैं, या अंतर्व्यक्तिक कम्युनिकेशन कहते हैं। इंटरपर्सनल संचार या कम्युनिकेशन कहते हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं इसको। ठीक है। कार्यालय का संचालन, परीक्षा, साक्षात्कार, पत्रकारिता, पठन पाठन, ये प्रमुख उदाहरण कितने हैं? तो अंतर्व्यक्तिक संचार के उदाहरण हैं। ठीक है। अंतर्व्यक्तिक संचार के उदाहरण है परीक्षा होना, साक्षात्कार होना, पत्रकारिता, पठन पाठन जो है, कार्यालय का संचालन जो है, अंतर्व्यक्तिक संचार के जो प्रकार हैं, ये उसी का उदाहरण है। मानव में संचार का सबसे महत्वपूर्ण साधन माना जाता है भाषा का। अगला इसमें संचार तथा प्रापक दोनों एक दूसरे को प्रभावित तथा अभिप्रेरित करते हैं अंतर्व्यक्तिक संचार के माध्यम से। आत्म प्रकटीकरण, आत्मदृढ़ता, भावाभिव्यक्ति, स्पष्टता, ये 4 प्रमुख स्रोत हैं किसके? अंतर्व्यक्तिक संचार कौशल के। किसी भी संवाद संदेश के प्रति प्रापक द्वारा प्रतिक्रिया व्यक्त करना क्या कहलाता है? तो फीडबैक कहलाता है। ठीक है। अगला है कि प्रापक की सहमति से मुलाकात बैठने के दिन समय को पूर्व निर्धारित करना कहा जाता है फीड फॉरवर्ड। ठीक है। तो प्रापक की सहमति से मुलाकात या बैठक के दिन समय को पूर्व निर्धारित करना क्या कहलाता है? तो अनुपुष्टि कहलाता है, फीड फॉरवर्ड कहलाता है। किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं आत्मावलोकन करना, अपने वर्तमान एवं भविष्य का मूल्यांकन करना, व्यक्ति का स्वयं से संवाद करना क्या कहलाता है? तो इंट्रापर्सनल कहलाता है, इंट्रापर्सनल। ठीक है। अंतर्व्यक्तिक संचार की प्रवृत्ति होती है तो अंतर्मुखी होती है और अभौतिक होती है। तो ये इंट्रा के बारे में बात कर रहा है, इंट्रापर्सनल के बारे में बात कर रहा है। अगला है नए आविष्कार, विभिन्न क्षेत्रों में नई खोज, अपने चिंतन को निश्चय कार्य व्यवहार में बदलना, अपने हृदय एवं मस्तिष्क पर नियंत्रित और साहित्य निर्माण, इस सबका सीधा संबंध क्या है? तो इंट्रापर्सनल पे है। इंट्रापर्सनल पे सीधा इसका संचार बढ़ता है। अंतर्व्यक्तिक संचार का मूल आधार क्या है? तो अंतर्व्यक्तिक या इंट्रापर्सनल का मूल आधार जो होता है मानव शरीर में उपस्थित ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां। अंतर्व्यक्तिक सूचना प्रक्रिया के विस्तार एवं संकुचन की स्थिति का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जौहरी विंडो। द जौहरी विंडो क्या कहलाता है? तो अंतर्व्यक्तिक सूचना प्रक्रिया के विस्तार एवं संकुचन की स्थिति का अध्ययन करता है जौहरी विंडो। मानव संचार का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? तो भाषा है। मानव संचार का सबसे महत्वपूर्ण जो वो है वो भाषा है, साधन। अगला, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से संचार का तात्पर्य व्यक्तियों के
बीच विचारों एवं अभिव्यक्तियों का आदान प्रदान या संचार की यह परिभाषा दी किसने? मैकडेविल एवं हरारी ने। ठीक है, अवश्य देखें तो यूपीपीसी से पूछा इसको 2012 में कि अंतर्व्यक्तिक भूमिका में नाम मात्र का अध्यक्ष नेता संपर्क शामिल है। तो अंतर्व्यक्तिक भूमिका में नाम मात्र का अध्यक्ष और नेता संपर्क शामिल है। अंतर्व्यक्तिक भूमिकाओं में व्यक्ति के उन व्यवहारों से संबंधित होती है जो अंतर्व्यक्तिक संबंधों पर केंद्रित होती है और ऐसी भूमिकाएं अधिकार और संस्कृति के प्रत्यक्ष जुड़ी होती है। शर्मिलापन अंतर्व्यक्तिक संबंधों में निर्माण में समस्या उत्पन्न करता है। 2013 और 15 में पूछा इस बात को। शर्मिलापन जो है अंतर्व्यक्तिक संबंधों के निर्माण में समस्या उत्पन्न करता है। वरिष्ठ कनिष्ठ संबंध में व्यक्तिगत और गैर व्यक्तिगत सूचना का प्रकट खुलापन कहलाता है। ठीक है, तो वरिष्ठ या कनिष्ठ के संबंध में व्यक्तिगत या गैर व्यक्तिगत सूचना का प्रकटन खुलापन कहलाता है। ठीक है, अगर वरिष्ठ और कनिष्ठ आपस में संबंध स्थापित करते हैं, व्यक्तिगत या गैर व्यक्तिगत सूचना का एक दूसरे के साथ प्रकट करते हैं, तो उसको हम खुलापन कहते हैं। अंतर्व्यक्तिक व्यवहार का अधिकांशतः आंतरिक आवश्यकताओं का द्वारा प्रेरित होता है। तो अंतर्व्यक्तिक जो व्यवहार होता है अधिकांशतः जो है आंतरिक आवश्यकताओं द्वारा प्रेरित होता है। एकाग्रता आगे झुकने के धनात्मक व्यक्तिक संकेत द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। अंतर्व्यक्तिक कौशल के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति किसी भी भाषा में प्रभावी ढंग से संप्रेषण कर सके। तो अंतर्व्यक्तिक कौशल के लिए आवश्यक है कि किसी भाषा में वह प्रभावी ढंग से जो है संप्रेषण करने की क्षमता रखता हो, तो अंतर्व्यक्तिक कौशल है वो। अंतर्व्यक्तिक कौशल में सकारात्मक अभिवृत्ति, सुनने की तत्परता और संवेगों के प्रबंधन की योग्यता शामिल होती है। 2015 में पूछा किसी व्यक्ति में दूसरे के साथ काम करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर्व्यक्तिक कौशल उसकी योग्यता होती है। ठीक है, अगर आपका इंट्रापर्सनल कौशल अगर ठीक है आपकी, तो आप जो है किसी व्यक्ति के साथ जो है काम करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण से अपना योगदान दे सकते हैं। भाषा शैली अंतर्व्यक्तिक संदर्भ द्वारा प्रभावित होती है। तो भी ठीक है, 2024 में पूछा है कि भाषा शैली किसके द्वारा प्रभावित होती है? तो अंतर्व्यक्तिक संदर्भ द्वारा भाषा शैली प्रभावित होती है। या अंतर्व्यक्तिक संदर्भ जो है किसके द्वारा प्रभावित होता है? तो भाषा द्वारा होता है। अंतर्व्यक्तिक संदर्भ किससे प्रभावित होता है? तो भाषा द्वारा प्रभावित होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसको 2024 में ही पूछा है इसको, पिछले साल। अगला है कि सामाजिक कौशल अंतःक्रिया एवं संप्रेषण को सुगम बनाता है। तो सामाजिक कौशल जो है आपका अंतःक्रिया और संप्रेषण को सुगम बनाता है, सही बात है। अंतर्व्यक्तिक संबंधों में विश्वास बनाए रखने में समय लगता है, तो ये भी बात सही है। अंतर्व्यक्तिक संबंध में विश्वास बनाने में क्या लगता है? तो समय लगता है, याद रखिएगा। पुरानुभूति एक ऐसी विशेषता है जो सामाजिक रूप से वंचित व्यक्तियों के लिए उचित निर्णय लेने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पुरानुभूति 2018 में पूछा। पुरानुभूति क्या है? तो एक ऐसी विशेषता है जो सामाजिक रूप से वंचित व्यक्तियों के लिए उचित निर्णय लेने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण में स्रोत प्रामक के प्रकार व्यक्तियों के द्वारा निभाए जाते हैं। ठीक है, अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण का एक अन्य नाम द्विक संप्रेषण है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। द्विक संप्रेषण किसे कहते हैं? तो अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण का एक अन्य नाम द्विक संप्रेषण है। ठीक है, तो द्विक संप्रेषण मतलब होता है इंटरपर्सनल स्किल को हम द्विक संप्रेषण भी कहते हैं कि टू वे संप्रेषण होता है। द्विक मतलब टू वे संप्रेषण। तो आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो ये आपको पूछ रहा है, तो आप उसे पूछ रहे हैं, ये भी पूछ रहा है, ये भी पूछ रहा है, तो दोनों तरफ से चैनल चल रहा है, तो द्विक संप्रेषण करता है। दूसरे के साथ प्रभावी संप्रेषण करने की किसी व्यक्ति की क्षमता अंतर्व्यक्तिक दक्षता कहलाती है। दूसरे व्यक्ति के साथ प्रभावी संप्रेषण करने की व्यक्ति की जो क्षमता है अंतर्व्यक्तिक क्षमता कहलाती है। ठीक है, अगला है इसमें कि सक्षमता, संबद्धता और स्वायत्तता की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अंतर्व्यक्तिक कौशल एक प्रभावी भंडार आवश्यक है। ठीक है, व्यक्ति के कार्य का समय लगभग 80 से 90% भाग अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण में व्यक्त होता है। ठीक है, व्यक्ति के कार्य का समय का लगभग 80 से 90% भाग जो है अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण में व्यक्त होता है। ये बात सही, 80 से 90%। समव्यवहार प्रतिरूप अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण की गत्यात्मकता पर बल देता है। तो समव्यवहार प्रतिरूप जो है अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण की गत्यात्मकता पर बल देता है, ये बात सही है। प्रशासनिक शक्ति अंतर्व्यक्तिक पारस्परिक क्रिया का एक कौशल नहीं है। तो जो प्रशासनिक शक्ति है वो जो है इंटरपर्सनल स्किल की क्रिया का एक कौशल नहीं है। अंतर्व्यक्तिक आकर्षण सामाजिक अंतर्क्रिया का एक भाग है। तो अंतर्व्यक्तिक जो आकर्षण होता है वो सामाजिक अंतर्क्रिया का एक भाग है। ठीक है, अगला है कि अंतर्व्यक्तिक क्षमता के अंतर्गत ध्यान से सुनना, समर्पण, नेतृत्व, मौखिक और गैर मौखिक संचार आते हैं। अंतर्व्यक्तिक कौशल द्वारा मनुष्य की दक्षता को समझा जा सकता है। अंतर्व्यक्तिक क्षमता का विकास परिवार, स्कूल, समाज और समूह के
क्रियाकलाप द्वारा विकसित होता है। ठीक है। अंतर्व्यक्तिक क्षमता का संबंध जो है मानसिक स्तर पर संप्रेषणीयता को के निर्धारित मानकों से होता है। ठीक है। अंतर्व्यक्तिक क्षमता द्वारा कठिन परिस्थितियों में उत्पन्न होने वाली भावनाओं पर नियंत्रण रखता है। तो अंतर्व्यक्तिक क्षमता अगर आपके अंदर है तो कठिन परिस्थितियों में उत्पन्न होने वाली भावनाओं पर आप नियंत्रण कर सकते हैं। प्रशासनिक अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन अंतर्व्यक्तिक कौशल द्वारा करता है। प्रबंधकीय तथा प्रशासनिक सेवाओं के संबंध व्यक्तियों में उच्च अंतर्व्यक्तिक क्षमता का होना आवश्यक है। अंतर्व्यक्तिक क्षमता द्वारा प्रशासक, नेता या अध्यक्ष अपने किसी दृष्टिकोण को लोगों के सामने स्पष्ट रूप से रखने और उसके प्रति समर्थन प्राप्त करने की क्षमता जो है सक्षम हो जाता है। नेतृत्व प्रदान करने वाले व्यक्ति का एक प्रमुख गुण निर्णय लेने की क्षमता भी होता है। भिन्न भिन्न व्यक्तियों में अंतर्व्यक्तिक क्षमता का स्तर भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला है वैचारिक खुलेपन से युक्त व्यक्ति दूसरे द्वारा का सहयोग और सम्मान सरलता से प्राप्त कर लेता है। अंतर्व्यक्तिक क्षमता और अपने को मजबूत आत्मविश्वास का द्योतक है। शिष्टाचार, शिक्षा, बातचीत द्वारा व्यक्तियों के अंतर्व्यक्तिक क्षमता का जन्म देता है। अधिकारियों की अंतर्व्यक्तिक क्षमता उच्च अधिकारियों और अधीनस्थों तथा समाज के संपर्क में काम आती है। ठीक है। घनिष्ठता संबंध में व्यक्ति में अधिक खुलापन होता है। सहानुभूति व्यक्ति की भावनाओं और कार्यों को समझने में मदद करती है और अच्छा अंतर्व्यक्तिक संबंध लचीला और नम्य होता है। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या क्या पूछा है। पहला प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्व्यक्तिक भूमिका नहीं है। तो अंतर्व्यक्तिक भूमिका इसमें नहीं है, कौन सा है? तो नाम मात्र का अध्यक्ष जो अंतर्व्यक्तिक भूमिका है। नेता भी अंतर्व्यक्तिक भूमिका है। संपर्क भी अंतर्व्यक्तिक भूमिका है। मालिक या बॉस जो है अंतर्व्यक्तिक भूमिका नहीं है। एक अच्छे प्रबंधक की कार्यशैली में निहित 3 पारस्परिक भूमिकाएं होती हैं। सबसे पहला, वो प्रबंधक को एक व्यक्ति के रूप में कार्य करना चाहिए। दूसरा, प्रबंधकों की एक जनसंपर्क भूमिका होनी चाहिए। और अंत में एक भूमिका वह होती है जो संगठन के बाहर लोगों के साथ चलती रहती है, जबकि मालिक बॉस जो है अंतर्व्यक्तिक भूमिका का उदाहरण नहीं है। अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्व्यक्तिक भूमिकाएं व्यक्तियों के उन व्यवहारों से संबंधित होती हैं जो अंतर्व्यक्तिक संबंधों पर केंद्रित होती हैं। तो ये बात सही है। कारण दिया है कि ऐसी भूमिकाएं अधिकार और संस्थिति से प्रत्यक्ष जुड़ी होती हैं। तो दोनों ही कथन सही है, उसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। तो अंतर्व्यक्तिक जो भूमिकाएं व्यक्ति के उन व्यवहारों से संबंधित होती हैं जो अंतर्व्यक्तिक संबंधों पर केंद्रित होती हैं। ठीक है। तो दोनों ही कथन सही है, उसकी सही व्याख्या कर रहा है। तो हेनरी मिडजबर्ग ने, जो कनाडाई लेखक थे, कनाडा के लेखक थे, ने अकस्मातिक रणनीति के महत्व पर जोर दिया जो अनौपचारिक रूप से उत्पन्न होता है। मिडजबर्ग के अनुसार जो है अंतर्व्यक्तिक भूमिकाएं व्यक्ति के उन व्यवहारों से संबंधित होती हैं जो अंतर्व्यक्तिक संबंधों पर केंद्रित होती हैं, क्योंकि ये भूमिकाएं अधिकार और संस्कृति से प्रत्यक्ष जुड़ी होती हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्व्यक्तिक संबंधों के निर्णय में समस्या उत्पन्न करता है। समस्या उत्पन्न करने वाले हमने देखे थे कि शर्मिलापन ही करता है। ये आंसर से शर्मिलापन। इसमें संवेगात्मक परिपक्वता नहीं, ये तो पॉजिटिव संकेत है। तदनुभूति भी पॉजिटिव है और दृढ़तापरकता जो है ये भी जो है पॉजिटिव है। बाकी शर्मिलापन निगेटिव है इसमें, तो इसीलिए ए वाला आंसर सही है। शर्मिलापन या साइनेस जो होता है, साइनेस होता है अंतर्व्यक्तिक संबंध का दुर्गुण होता है। अंतर्व्यक्तिक संबंध के निर्माण में समस्या उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि शर्मिला व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में अवरोधक है, जबकि संवेगात्मक परिपक्वता, दृढ़तापरक और तदनुभूति अंतर्व्यक्तिक संबंधों के निर्णय में सहायक होते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि कथन कह रहा है कि अंतर्व्यक्तिक व्यवहार अधिकांशतः आंतरिक आवश्यकताओं द्वारा प्रेरित होता है। ये बात सही है। अंतर्व्यक्तिक जो व्यवहार होता है अधिकांशतः आंतरिक आवश्यकताओं द्वारा प्रेरित होता है। कारण है कि लोग एक दूसरे से भी व्यवहार आगे बढ़ाते हैं। तो ठीक है, अंतर्व्यक्तिक व्यवहार अधिकांशतः आंतरिक आवश्यकताओं से प्रेरित होता है, बात सही है। लोग एक दूसरे से भी व्यवहार आगे बढ़ाते हैं, भी बात सत्य है। दोनों ही कथन सही है और इसका स्पष्टीकरण है, ये आंसर सही है इसका। ठीक है, ये आंसर सही है। अगला है, निम्नलिखित में से असत्य है। तो अंतर्व्यक्तिक कौशल विकसित होता है। असत्य पूछा है तो विकसित कैसे होता है? तो अनुकरण द्वारा, सविराम दंड द्वारा, तदात्मीकरण द्वारा, आत्मसात करने के द्वारा। तो सविराम दंड द्वारा जो है यही असत्य यही दिया है कि जो अंतर्व्यक्तिक कौशल विकसित होता है सविराम दंड द्वारा। तो ये जो है इंग्लिश जब पढ़ेंगे, इसका इंग्लिश में जब दिया रहेगा तब समझ में आएगा सविराम दंड क्या होता है। तो बी ही इसका नहीं है, असत्य है इसमें। तो 5वें का बी जो है असत्य है। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि इंटरमिटेंट पनिशमेंट जो होता है द्वारा विकसित नहीं होता। तो अंतर्व्यक्तिक कौशल जो है सविराम दंड द्वारा विकसित नहीं होता, जबकि अनुकरण द्वारा, तदात्मीकरण द्वारा और आत्मसात करने के द्वारा अंतर्व्यक्तिक कौशल विकसित होता है। ध्यान में रखें, शाब्दिक संचार, अशाब्दिक संचार, श्रवण, प्रश्नात्मकता,
शिष्टाचार, समस्या समाधान आदि का अंतर्व्यक्तिक कौशल है। ठीक है। छठवां, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्व्यक्तिक संबंधों में निर्णयों में समस्या उत्पन्न करता है? तो शर्मिलापन, ये आंसर है, शर्मिलापन जो है ये उत्पन्न करता है। अगला है, अंतर्व्यक्तिक कौशल के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति को अंग्रेजी, हिंदी, एक भारतीय भाषा ज्ञान हो। व्यक्ति को अंग्रेजी, हिंदी का ज्ञान हो नहीं, ये भी नहीं है। व्यक्ति को किसी भाषा का ज्ञान हो। व्यक्ति को किसी भाषा का ज्ञान होना ही बस सही नहीं है। अंतर्व्यक्तिक कौशल के लिए व्यक्ति किसी भाषा में प्रभावी ढंग से संप्रेषण कर सके, ये जरूरी है। तो व्यक्ति जो है किसी भाषा में प्रभावी ढंग से संप्रेषण कर सके, अंतर्व्यक्तिक कौशल के लिए आवश्यक ये है। डी आंसर सही है इसका। अगला है, अंतर्व्यक्तिक कौशल में निम्नलिखित में से कौन सा सुसंगत नहीं है? तो सुसंगत नहीं है तो सकारात्मक अभिवृत्ति, ये सुसंगत है। सहयोगियों के अभिप्राय पर संदेह, यही नहीं है। सुनने की तत्परता होनी चाहिए, संवेग के प्रबंधन की योग्यता होनी चाहिए। तो ये जो संदेह जब करेगा तो ये गड़बड़ हो जाएगा यहीं पे। तो अंतर्व्यक्तिक कौशल में निम्नलिखित में से यही सुसंगत है। अगला, किसी व्यक्ति में दूसरे के साथ काम करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर्व्यक्तिक कौशल क्या है? किसी व्यक्ति में दूसरे के साथ काम करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर्व्यक्तिक कौशल क्या है? तो उपलब्धता है, संस्कृति है, शक्ति है, योग्यता है। तो क्या होती है भाई इसमें? तो योग्यता होती है। किसी व्यक्ति में दूसरे के साथ काम करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर्व्यक्तिक कौशल योग्यता होती है। डी आंसर सही है। ठीक है। तो किसी व्यक्ति में दूसरे के साथ काम करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो अंतर कौशल योग्यता एबिलिटी होती है। पारस्परिक कौशल की क्रियाएं हैं जिसमें उपयोग दूसरे के साथ प्रभावी ढंग से बातचीत करने के लिए किया जाता है। सकारात्मक पारस्परिक कौशल में अनुनय, सक्रिय श्रवण, प्रतिनिधि मंडल और प्रबंधन शामिल होता है। ठीक है। तो एबिलिटी जो है अंतर्व्यक्तिक कौशल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है दूसरे के साथ काम करने के वाला गुण योग्यता है। ठीक है। 10वां, निम्नलिखित में से कौन उस कौशल को स्पष्ट करता है जो अंतःक्रिया एवं संप्रेषण में को सुगम बनाती है? तो प्रबंधकीय कौशल, सामाजिक कौशल, संबंध परक कौशल या प्रत्यात्मक कौशल? तो सामाजिक कौशल जो है किसको, जो अंतःक्रिया एवं संप्रेषण को सुगम बनाती है। जो सामाजिक कौशल आपके अंदर है, सोशल स्किल आपके अंदर है, तो संप्रेषण को सुगम बनाता है। दूसरे शब्दों में व्यक्ति के बीच परस्पर अंतःक्रिया एवं संप्रेषण को सुगमता से करने की क्षमता या कौशल सामाजिक कौशल कहलाता है। दूसरे शब्दों में व्यक्तियों के बीच परस्पर अंतःक्रिया एवं संप्रेषण का सुगमता से करने की जो दक्षता होती है, क्षमता होती है, वो सामाजिक कौशल कहलाती है। प्रबंधकीय कौशल का संबंध जो है नियोजित संगठनों से है और संबंध परक कौशल का संबंध अंतर्व्यक्तिक संबंधों से है। ठीक है। अगला इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग अंतर्व्यक्तिक संबंधों को व्यक्त करने में किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है अंतर्व्यक्तिक संबंध व्यक्त करने में किया जाता है? तो लोक कौशल, मृदु कौशल, जीवन कौशल या संगठन कौशल, संगठनात्मक कौशल? तो किसका किया जाता है? तो संगठनात्मक कौशल का यूज किया जाता है। डी आंसर सही है। नहीं किया जाता पूछा तो ये संगठनात्मक, डी आंसर सही है। पूछ रहे, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अंतर्व्यक्तिक संबंध व्यक्त करने में नहीं किया जाता? तो संगठनात्मक कौशल का जो है, संगठनात्मक कौशल का जो संबंध व्यक्त करने में, अंतर्व्यक्तिक संबंध करने में व्यक्त करने में प्रयोग नहीं किया जाता। लोक कौशल का किया जाता है, मृदु कौशल का किया जाता है और जीवन शैली का किया जाता है। ये डी वाले का नहीं किया जाता। तो लोक कौशल, मृदु कौशल और जीवन कौशल आदि जो प्रयोग जो है अंतर्व्यक्तिक संबंध व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जबकि संगठनात्मक कौशल, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल जो है का प्रयोग अंतर्व्यक्तिक संबंध व्यक्त करने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि इसका कौशल उपयोग संगठन के निर्माण और संचालन के लिए किया जाता है। ठीक है। तो क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अंतर्व्यक्तिक संबंध व्यक्त करने में नहीं किया जाता? तो संगठनात्मक कौशल का नहीं किया जाता है। ठीक। अंतर्व्यक्तिक संबंधों में किसमें अधिक समय लगता है? तो अंतर्व्यक्तिक संबंधों में किसमें अधिक समय लगता है? तो आदान प्रदान में, संचार में, समव्यवहार में, विश्वास बनाने में। तो विश्वास बनाने में अधिक समय लगता है। डी आंसर सही है। विश्वास बनाने में, अंतर्व्यक्तिक संबंधों में विश्वास बनाने में अधिक समय लगता है। अगला है कि के बिना एक दूसरे के साथ संवाद करना असंभव है। तो किसके बिना? आवाज़ के बिना, हाथ के बिना, फोन के बिना या किसके बिना? संवाद कौशल के बिना। तो संवाद कौशल के बिना एक दूसरे के साथ संवाद करना असंभव। तो इसका डी आंसर सही होगा। संवाद कौशल के बिना एक दूसरे के साथ संवाद करना असंभव है। ये एमपीपीसीएस ने पूछा था, एमपीपीसीएस। अगला है अंतर्व्यक्तिक जो संप्रेषण है, अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण का एक अन्य नाम क्या है? तो जन संप्रेषण नहीं, द्विक संप्रेषण है। तो द्विक, डी बी आंसर से द्विक संप्रेषण इसका नाम है। ठीक है। तो डायडिक कम्युनिकेशन होता है इसका नाम। तो अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण एक अन्य नाम द्विक या डायडिक कम्युनिकेशन है, जो दो या अधिक व्यक्तियों की आपसी बातचीत को अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण कहते हैं। इस संप्रेषण को दो तरफा होता है
इसमें प्रेषक तथा प्राप्तकर्ता लगातार बदलते रहते हैं। इसे इसे जो फीडबैक भी तत्काल मिलता है। ठीक है, तो डायडिक मतलब दोनों तरफ से। तो जो इंटरपर्सनल स्किल पूछ रहा है, इंटरपर्सनल जो इसकी कम्युनिकेशन का एक दूसरा नाम क्या है, तो द्विक संप्रेषण है। ठीक है, अगला है अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण के स्रोत भ्रामक के प्रकार निभाए जाते हैं। तो दूसरे व्यक्ति के द्वारा, प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा, तीसरे पक्ष के द्वारा या प्रत्येक तटस्थ पक्ष के द्वारा, तो प्रत्येक व्यक्ति द्वारा। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में स्रोत जो भ्रामक के प्रकार जो है प्रत्येक व्यक्ति द्वारा निभाए जाते हैं। अगला है इसमें कि दूसरे के साथ प्रभावी संप्रेषण करने की किसी व्यक्ति की क्षमता कहलाती है। तो दूसरे के साथ अगर आप प्रभावी संप्रेषण कर पा रहे हैं तो उसकी क्षमता आपकी क्या कहलाएगी? तो अंतर्वैयक्तिक पुनर्रचना, अंतर्वैयक्तिक द्वैतवाद, अंतर्वैयक्तिक दक्षता कहलाएगी। आपकी सी आंसर सही है, अंतर्वैयक्तिक दक्षता कहलाएगी। दूसरे के साथ प्रभावी अगर संप्रेषण कर पा रहे हैं आप, तो आपकी व्यक्ति की क्षमता अंतर्वैयक्तिक दक्षता कहलाती है। अंतर्वैयक्तिक जो दक्षता व्यक्तिगत, संगठनात्मक और सामुदायिक मूल्यों और विश्वास के अनुभव पर कार्य करती है। तो अंतर्वैयक्तिक जो दक्षता होती है ज्ञान, कौशल और प्रेरणा पर कार्य करती है। ठीक है, और इसमें संगठनात्मक, सामुदायिक मूल्यों, विश्वासों और अनुभव पर भी कार्य करती है। अंतर्वैयक्तिक दक्षता जो होती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है कि जब आप अन्य अभिविन्यासित हो जाते हैं, तो जब आप अन्य अभिविन्यासित होते हैं, यदि दूसरे की चीज़ों से प्रभावित हो जाते हैं, तो क्या होता है? तो अपनी सत्यनिष्ठा को बनाए रखते हुए अन्य लोगों की आवश्यकताओं, प्रेरणाओं और इच्छाओं के बारे में विचार करते हैं। तो जब आप अन्य अभिविन्यासित हो जाते हैं, तब आप क्या करते हैं? तो आप अपनी सत्यनिष्ठा को बनाए रखते हुए अन्य लोगों की आवश्यकताओं, प्रेरणाओं और इच्छाओं के बारे में विचार करते हैं। ये पहला ही सत्य है इसमें। ठीक है, अगला है समस्त अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण अधिभावी विचारणीय तत्व है। तो समस्त जो अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का अभिभावी विचारणीय जो विचारणीय तत्व है, क्या है? लोचशीलता, तो नहीं, लोचशीलता, अमूर्तता, विस्थापन या संदर्भ। संदर्भ जो है समस्त अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का अभिभावी विचारणीय तत्व होता है। संदर्भ, किस संदर्भ में बात कर रहे हैं? तो अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण जो होता है, संप्रेषण का अभिभावी विचारणीय तत्व संदर्भ होता है। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण व्यवहार मूलक होता है। यह व्यवहार परिवर्तन पर बल देता है। इसमें एक तरफ भाषा तथा दूसरी तरफ अबोधन, अभिप्रेरणा, संज्ञान आदि मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं जो हैं सम्मिलित होती हैं इसमें। ठीक है, अगला इसमें संप्रेषण प्रतिभागियों का चयन किन कारकों द्वारा होता है? तो संप्रेषण प्रतिभागियों का जो चयन किन कारकों द्वारा प्रभावित होता है? तो किन कारकों द्वारा प्रभावित होता है भाई संप्रेषण प्रतिभागियों का चयन? सान्निध्य, उपयोगिता, अकेलापन, उपयोगिता, गुप्तता और असंवादिता, गुप्तता, असंवादिता और छल, विषमता, असंवादिता और विपथन। तो संप्रेषण प्रतिभागियों का चयन किन कारकों द्वारा प्रभावित होता है? तो अकेलापन, उपयोगिता और सन्निध्यता के कारण जो है ये जो है प्रभावित होता है। तो क्या होता है? यूनिटी, लोनलीनेस और प्रॉक्सिमिटी से क्या है? सन्निहितता होती है, इससे प्रभावित होता है। ठीक है, अगला है कि प्रबंधकों द्वारा लक्ष्य को निर्दिष्ट करने के लिए, नौकरी के निर्देश प्रदान करने के लिए, नीतियों, प्रक्रियाओं और प्रथाओं के बारे में सूचना के लिए, प्रदर्शन प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए, समस्याओं का इंगित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो प्रबंधकों द्वारा जो है डाउनवर्ड किया जाता है इसको। ठीक है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन किया जाता है। और निर्देश देना होता है आपको, किसी को निर्देश दे रहे हैं, नीतियां बना रहे हैं, और किसी प्रथाओं के बारे में सूचना दे रहे हैं किसी को, तो आपको अब डाउनवर्ड कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का भाग होता है। ए आंसर सही है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में प्रबंधक जो होता है, उच्च अधिकारी जो होता है, अपने निम्न स्तर के या फिर अपने जो क्या कहते हैं उसको, निचले क्रम के जो कर्मचारी हैं, उनको जो है निर्देश दे सकता है, नीतियां, प्रथाओं के बारे में सूचित कर सकता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है सूची 1 सूची 2 से मिलाना है और आउटपुट के आधार से उत्तर बताना है। तो सभी मनुष्य मरणशील हैं, तो क्या है? सर्व निषेधात्मक है, अंशव्यापी निषेधात्मक, सर्वव्यापी सकारात्मक है, अंशव्यापी सकारात्मक है। तो सर्वव्यापी सकारात्मक है, सभी जो मनुष्य मरणशील हैं, 3 हो गया। कोई मनुष्य पूर्ण नहीं है, तो कोई मनुष्य पूर्ण नहीं है, ये अंशव्यापी सकारात्मक है। ठीक है, 4 हो गया। कुछ विद्यार्थी बुद्धिमान है, तो अंशव्यापी से पूर्ण है, तो नकारात्मक होगा ना ये।
कोई मनुष्य पूर्ण नहीं है, तो अंशव्यापी निषेधात्मक है, ये दो हो गए यहाँ पे। कुछ विद्यार्थी बुद्धिमान हैं, तो अंशव्यापी सकारात्मक है, इसमें चार हो गया। और कुछ किसान धनी नहीं है, तो सर्वव्यापी अंशव्यापी निषेधात्मक है। कोई मनुष्य पूर्ण नहीं है, एक होगा शायद, यहाँ पे एक होगा, फिर चार होगा, फिर दो हो गया। यहाँ पे अंशव्यापी निषेधात्मक है, कुछ किसान जो है धनी है, निगेटिव है। ठीक है, तो 3 1 4 2 सही है, इसका डी वाला सही उत्तर है, 3 1 4 2। ठीक। अगला है सक्षमता, संबंध, संबद्धता, स्वायत्तता की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किन कौशल का एक प्रभावी भंडार आवश्यक है? तो सक्षमता, संबद्धता और स्वायत्तता की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किन कौशल का एक प्रभावी भंडारण आवश्यक है? तो अभिवृत्ति कौशल, आक्रामक कौशल, परिशुद्धता कौशल, अंतर्व्यक्तिक कौशल। तो अंतर्व्यक्तिक कौशल है, डी आंसर सही है। अंतर्व्यक्तिक कौशल का ये आवश्यक भंडार होना चाहिए। ठीक है, तो अंतर्व्यक्तिक कौशल या इंटरपर्सनल स्किल का भंडार सक्षमता, संबद्धता और स्वायत्तता की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। अंतर्व्यक्तिक कौशल को एक ऐसी तकनीक अथवा युक्ति के रूप में समझा जा सकता है जिसके द्वारा किसी संप्रत्यय, विचार या नियम को अच्छी तरह से बोधगम्य बनाने के लिए परस्पर संबंधित क्रमबद्ध और सार्थक कथनों को भली भांति सहायता ली जा सके उससे। ठीक है, तो ये जो है डी आंसर सही था इसका। अगला है अंतर्व्यक्तिक व्यक्ति के कार्य समय का लगभग कितना परसेंट भाग अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण में व्यस्त रहता है? तो 80 से 90% रहता है, ये सही, 80 से 90% रहता है। अगला क्वेश्चन इसमें 24 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरूप अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण की गत्यात्मकता पर बल देता है? तो किस तरह का जो प्रतिरूप होता है संप्रेषण का, अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण का, कि गत्यात्मकता पर बल देता है? तो देखिए, अंतःक्रियात्मक प्रतिरूप, समव्यवहार प्रतिरूप, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा प्रतिरूप मॉडल है? तो समव्यवहार प्रतिरूप है वो। ट्रांजैक्शनल मॉडल जो होता है अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण की गत्यात्मकता पर बल देता है। समव्यवहार प्रतिरूप या लेन देन प्रतिरूप एक मॉडल को संदर्भित करता है जिसमें दो दिशाओं में बातचीत को एक साथ माना जाता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति से दूसरे और पीछे, या एक उदाहरण के लिए अगर देखते हैं तो एक व्यक्ति से दूसरे और पीछे या एक उप प्रणाली से दूसरे और पीछे संचार की इस मॉडल के प्रेषक और रिसीवर की भूमिकाएं अन्य मॉडल से काफ़ी भिन्न होती हैं। तो प्रेषक और रिसीवर के रूप में भाग लेने वाले को लेबल करने के लिए लेन देन या समव्यवहार मॉडल सर्वाधिक उपयुक्त होता है इसमें। तो समव्यवहार मॉडल है या ट्रांजैक्शनल मॉडल कहते हैं इसको। अगला है प्रारंभिक सूचना पर स्थिर रहने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो प्रारंभिक सूचना पर स्थिर रहने की जो प्रवृत्ति होती है सपुष्ट पूर्वाग्रह है, एक रिंग पूर्वाग्रह है, अति आत्मविश्वास पूर्वाग्रह है और उपरोक्ता पूर्वाग्रह है। तो एक अंतरिक पूर्वाग्रह है। तो प्रारंभिक सूचना पर स्थिर रहने की प्रवृत्ति होती है, एक अंतरिक पूर्वाग्रह कहलाती है। पूर्वाग्रह का अर्थ है कि पूर्व निर्णय, अर्थात किसी मामले के तथ्य की जांच किए बिना ही राय बना लेना, मन में निर्णय ले लेना, ये पूर्वाग्रह होता है। तो एक अंतरिक पूर्वाग्रह कहलाता है वो। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्व्यक्तिक पारस्परिक क्रिया का एक कौशल नहीं है? तो कौशल ने शिष्टाचार कौशल है, तदनुभूति भी कौशल है, सकारात्मक सोच भी कौशल है, प्रशासनिक शक्ति कौशल नहीं है। डी आंसर सही है, प्रशासनिक कौशल इसमें नहीं आता। किसी संचार में एक भावनात्मक अपील है क्या? तो समूह संचार, अंतर्व्यक्तिक संचार, जन संचार और अंतःव्यक्तिक संचार। देखिए, तो किसी संचार में एक भावनात्मक अपील क्या है? तो भावनात्मक अपील करना आपको, तो अपील दूसरे से ही करेंगे ना। तो संचार समूह संचार का नहीं है, अंतर्व्यक्तिक संचार है, बी वाला आंसर सही है इसका। ये जो है इंट्रापर्सनल है, इंट्रापर्सनल है या इंटरपर्सनल है? तो इंटर जो है किस संचार में भावनात्मक अपील होती है? तो अंतर्व्यक्तिक संचार में होती है, याद रखिएगा। तो अंतर्व्यक्तिक संचार में एक भावनात्मक अपील होती है। एक भावनात्मक अपील अनुनय की एक विधि है जिसमें भावनात्मक प्रतिक्रिया बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। समव्यवहार विश्लेषण मतलब ट्रांजेक्शनल मॉडल, ट्रांजेक्शनल जो विश्लेषण है, किसके सिद्धांत मूलतः सर्वप्रथम किसने विकसित किया था? तो समव्यवहारात्मक जो विश्लेषण था, ट्रांजेक्शनल जो विश्लेषण है, किसने दिया था? तो जोसेफ लुप्त ने, एरिक बर्ग ने, हैरिंगम ने। तो एरिक बर्ग ने दिया था, बी आंसर सही है, 1960 में दिया था एरिक बर्ग ने। ठीक है, एरिक बर्ग ने दिया था। अगला क्वेश्चन है इसमें कि अभिकथन का अंतर्व्यक्तिक आकर्षण सामाजिक अंतरक्रिया का एक भाग है। तो अंतर्व्यक्तिक आकर्षण जो है सामाजिक अंतरक्रिया का एक भाग है, सही है।
कारण है कि यह उत्तरजीविता हेतु आवश्यक है, तो दोनों ही कथन सही है। उत्तरजीविता हेतु आवश्यक नहीं है। अंतर्व्यक्तिक आकर्षण जो है सामाजिक अंतरक्रिया का एक भाग है, ठीक है। ये उत्तरजीविता हेतु आवश्यक नहीं है ये, ठीक है। तो केवल एक सत्य है, आर गलत है, ये वाला आंसर सही है। अंतर्व्यक्तिक का जो आकर्षण दो व्यक्तियों के मध्य पसंद पर आधारित एक दीर्घकालिक संबंध है, ठीक है। अंतर्व्यक्तिक आकर्षण स्वीकारात्मक या धनात्मक तथा अस्वीकारात्मक या ऋणात्मक भी हो सकता है, ठीक। अगला है अंतर्व्यक्तिक संदर्भ द्वारा प्रभावित होता है, किसके द्वारा? तो भाषा शैली द्वारा होता है, सीधा सही है, भाषा शैली द्वारा, स्पीच स्टाइल द्वारा अंतर्व्यक्तिक जो संदर्भ जो है इंटरपर्सनल जो कॉन्टेक्स्ट जो है प्रभावित होता है, ठीक है। तो ये जो पूरा था, अब हम लोग 30 क्वेश्चन इसमें आया था, 30 क्वेश्चन से देख लिए हैं। अब अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण या कम्युनिकेशन क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे।